देखो देखो वो आ गया। अरे कौन आ गया? अरे वो आ गया, सच में आ गया सर। अरे आ गया भाई साहब, आ गया। जो एफआर में हमारे 30 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, उसका प्यारा प्यारा मीठा मीठा वीडियो आ गया। सो वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सर 30 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको है ना एमसीक्यू के रिगार्डिंग सब कुछ गाइड करूंगा। सारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में एक ही वीडियो में सब कवर करूंगा एक साथ में, ठीक है? तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा अच्छे से कवर करवाऊंगा। जितने टाइम में आप करोगे उससे तो काफी कम टाइम में करवा दूंगा, ठीक है? उसके अलावा गाइडेंस भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है जो फ्रेमिंग होगी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज की वो किस प्रकार होने वाली है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए एमसीक्यूज वगैरह वाले पार्ट के लिए, ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू। ये जो बुकलेट है एमसीक्यू की, ये मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। मेरे टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है? उसके अलावा सब्सक्राइब के बिना अगर ये वीडियो देखा ना मुन्ना ना, इतनी मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब फ्री का और एक लाइक फ्री का तो बनता है बॉस, ठीक है? चलो आ जाओ। अब है ना सबसे पहले अपन आईसीआई की जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? वैसे मैं बता दूं, ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट में ना मैंने आईसीआई के जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज है वो भी इंक्लूड किए और जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो भी इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है? इस वीडियो में मैं जो डिस्कशन करूंगा वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का करूंगा। वो जो स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल एमसीक्यूज है मैं उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज वो बहुत सिंपल है, मैनेजेबल है। हाँ, कुछ इंडेक्स में आपने पाया होगा कि एक आध शायद आपको दिक्कत आई होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं फॉर इंडिविजुअल एमसीक्यूज, जहां डिफिकल्टी फेस करो वो मैं एड्रेस कर दूंगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। समय मिलेगा तो जरूर कराऊंगा, लेकिन अपने को पता है एग्जाम में इंडिविजुअल एमसीक्यू जनरली वो नहीं पूछेंगे, अपने को केस स्टडी बेस्ड पूछेंगे। मतलब एक बड़ी सी केस स्टडी होगी, उस पर 2 3 4 5 6 एमसीक्यू मैक्सिमम हो सकता है एक सिंगल केस स्टडी के ऊपर। ऐसा भी पॉसिबल है एक पैराग्राफ की केस स्टडी है, उसके ऊपर एक ही एमसीक्यू पूछा, थोड़ी बड़ी केस स्टडी उस पर 2 एमसीक्यू पूछा, तो वो एक एमसीक्यू से लेकर 6 एमसीक्यू तक पूछ सकते हैं। बट जब वो एक एमसीक्यू पूछेंगे ना तो वो केस स्टडी के ऊपर होगा, एक छोटी सी केस स्टडी की 4 लाइन की, उसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लेंगे वैसा। तो इट कैन रेंज, नंबर ऑफ एमसीक्यूज कैन रेंज, और हर एक एमसीक्यू का 2 मार्क होगा मिनिमम, ठीक है? तो मतलब अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू है तो 15 एमसीक्यू आपको आने वाले हैं उस केस में, ठीक है? तो इसलिए मैं केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रिपेयर वगैरह कैसे करना उसकी थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको ऑलरेडी वीडियो देखने के बाद पूरी पूरी मिल जाएगी, और जो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा वो मैं लास्ट में आपको गाइड जरूर कर दूंगा, ठीक है? उसके अलावा अगर आप देखो एज ऑफ नाउ कितने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, तो टोटल आईसीआई ने 10 एमसीक्यू रिलीज करे थे अपने पोर्टल पे, केस सिनेरियो बेस्ड वाली की बात करो, ठीक है? 10 इन्होंने रिलीज करे, उसके अलावा 2 आरटीपी के अंदर इन्होंने रिलीज करे, और उसके अलावा 3 अभी तक फिलहाल मॉक टेस्ट में रिलीज हुए हैं। जितना अब तक मॉक टेस्ट आई, वीडियो जब आप देख रहे हो तब तक शायद एक ही एमटीबी आई, एमटीबी 1, तो उन्होंने 3 यहां रिलीज करे हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 15, ठीक है? अब ये जो एमटीबी वाले 3 केस सिनेरियोज है ना, वो ऑलरेडी 10 में कवर्ड है। मतलब एमटीबी में कोई नया केस सिनेरियो नहीं पूछा, ये जो 3 केस स्टडी बेस्ड पूछे वो इसमें 10 में ही कवर्ड है, तो ये आपको अलग से करने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा आरटीपी का 2 जो केस स्टडी है, वो जब मैं आरटीपी का वीडियो डाला है मैंने, उसके अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है? तो ये 2 वहां ऑलरेडी कवर हो गए, तो बचे कितने? 10। तो सर सारे के सारे पूरे पूरे 10 कराओगे? यस, पूरे पूरे 10 कराऊंगा। ऑफकोर्स इसमें भी जब आप देखोगे ना तो कुछ कुछ तो इन्होंने क्या किया है, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उठाया मॉड्यूल से, है ना, और वो यहां डाल दिया। बस मॉड्यूल में क्या होता था, बोलते थे सपोज प्रिपेयर बैलेंस शीट या प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो यहां उसके बदले 10 एमसीक्यू पूछ ले, 6 एमसीक्यू पूछ लिए, है ना? ऐसे जैसे इंडिया सेन में आप केस स्टडी देखोगे जो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में है, ठीक है? सेम नंबर्स के साथ सेम है, वहां से बोला था प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां उसके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बदले बोले 6 एमसीक्यू दे दिए, बोले आंसर करो। तो अभी एकदम जो नंबर के साथ सेम है ना, उसमें अपन टाइम सेव कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बैंक से तो वो केस स्टडी भी आपको ऑलरेडी कवर हो जाएगी, ठीक है? चलो, तो अपन देखते हैं ये सारे के सारे 10 एमसीक्यूज अपन ओवरव्यू करेंगे, और इसमें जो रिपीटेटिव है जो मॉक टेस्ट में है वो भी आपको बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है? बाकी जो आरटीपी वाले वो आरटीपी की वीडियोस आप कवर कर लेना। आई होप मैंने एक डिसेंट बैकग्राउंड दे दिया आपको, ठीक है? चलो शुरू करें क्या? एक के है भाई साहब, शुरू करें क्या सर? एक के भाई साहब, पता नहीं, छोड़ो, इधर आओ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे केस सिनेरियो नंबर 1। दिस इज बेस्ड ऑन इंडेक्स 7, तो आपकी बुकलेट में आप इंडेक्स 7 में आ जाना, ठीक है? इंडेक्स 7 के अंदर आप देखोगे केस सिनेरियो नंबर 1। अब ये जो है केस सिनेरियो नंबर 1, ये ऑलरेडी एक सेम टू सेम नंबर के साथ सेम क्वेश्चन है। अगर आप मेरी किताब की बात करोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 का, एफआर क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 11 का सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो अपन क्लास में सॉल्व भी करते हैं, ठीक है? तो अगर आप अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है? तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने क्लास में एल्डर बताया भी था आपको। तो इन्होंने इसमें क्या किया था, जब क्वेश्चन पूछा था मॉड्यूल के अंदर तो उन्होंने तो पूछा था प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पूरा। अब यहां क्या किया, उसके बदले में एमसीक्यूज पूछे। अब इन्होंने कितने एमसीक्यू पूछे? 10।
बट इन्होंने वैसे बोला था कि एक केस स्टडी पे 6 एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे नॉर्मली, बट इन्होंने आज 10 पूछे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ऑलरेडी वहां कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, फिर एमसीक्यूज देखोगे तो एकदम आराम से बन जाएंगे। मैंने ओवरव्यू किया, एक भी कुछ नया था नहीं उसके अंदर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर। तो ये अपना पहला वाला केस सिनेरियो बेस्ड था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब आप सेकेंड केस स्टडी पे आओगे तो दिस इज बेस्ड ऑन इंड एस 12। इंड एस 12 में टोटल इन्होंने 3 केस स्टडी रिलीज किए, ठीक है, वो अपन तीनों सॉल्व करेंगे। अब जो ये भी तीनों केस सिनेरियो है ना, वो एक सिमिलर क्वेश्चन पे, बट क्योंकि नंबर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो मैं सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे, ठीक है। चलो आ जाते हैं सर, तो शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ केस सिनेरियो इन 3 2 1 एंड गो। तो सबसे पहले इंड एस 7 की थी 1, वो तो सेम टू सेम थी, अपना बच गया टाइम। वाओ। इंड एस 12 की एक केस सिनेरियो, आ जाओ फटाफट से देख लेते। अब केस सिनेरियो को सॉल्व कैसे करना है, कभी भी पहले ये मत पढ़ा करो, पहले देखो एमसीक्यू में क्या पूछा, आपको रफ आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ पीपी, ठीक है, टैक्स बेस पूछा है। उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डिटरमाइन द डिफर्ड टैक्स ऑन पीपी, ठीक है, दो चीज पूछे, टैक्स बेस ऑफ पीपी, डिफर्ड टैक्स ऑफ पीपी, ठीक है। उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर बी डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, और उसके अलावा डिफर्ड टैक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, बराबर। एमसीक्यू नंबर 4-5 में क्या पूछा है, डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमाइन द डिफर्ड टैक्स ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें पूछी है। और लास्ट में क्या पूछा है, डिटरमाइन द नेट डिफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी ऑफ जॉय लिमिटेड फॉर द ईयर 14-15, ठीक है सर। तो ऐसे 7 केस सिनेरियो है, मोस्टली अपने को डिफर्ड टैक्स बेस और डिफर्ड टैक्स से पूछा, लास्ट में जाके नेट वाला अमाउंट पूछा है, पूरा डिफर्ड टैक्स कितना आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन फटाफट से क्या बोलता है। जॉय लिमिटेड विशेस टू कैलकुलेट टैक्स बेस ऑफ इट्स असेट्स एंड डिफर्ड टैक्स एज एट 31 मार्च 15। अच्छा, एक और चीज, जब केस सिनेरियो करोगे ना तो काफी बच्चे पूछते डिटेल्ड वर्किंग प्रेजेंट करनी है क्या, अरे बाबा के एमसीक्यू पूछ रहा है ना, तो आपको सर्कल करना है उसको पेपर के अंदर, बराबर। तो उसकी वर्किंग वुंट मैटर, आप उसको रफ में करोगे तो भी चल जाएगा, उसका वर्किंग का मार्क्स नहीं है, ठीक है। राइट आंसर, राइट एमसीक्यू को चूज करने का मार्क्स है डायरेक्टली, ओके। हाँ, तो क्या बोलता है, जॉय लिमिटेड wishes to calculate its assets and deferred tax as at 31st March 15. The balance sheet has been adjusted back current tax expense, very good। अब एक्सट्रैक्ट वगैरह दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो नॉन करंट असेट दिया हुआ है, उसमें पीपी है, इनटेंजिबल के अंदर 2 है, करंट असेट में काफी कुछ है, ठीक है। अब नोट्स, पहला पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, सुन लेना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 14-15 अलाउेबल इन अकॉर्डेंस विद टैक्स लॉस इज 2,06,000। उसके अलावा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,70,000, कॉस्ट ऑफ पीपी वॉज 16। मतलब जब आपने पीपी परचेस किया तो आपने पीपी कितने में परचेस किया था, चलो मैं एक रफ वो बना लूं क्या पेज, ताकि मेरे को इजी हो जाएगा। यस, 1 सेक, ये रहा। तो उन्होंने बोला कि हमने जब पीपी परचेस किया है तो पीपी परचेस किया 16 लाख रुपीस में, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। उसके अलावा क्या बोलता है, बोलता है ही हैज डिडक्टेड 4,16,000 इन इट्स टैक्स रिटर्न्स प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर 14-15। अच्छा, अब ध्यान से जाना, अपने को पूछा क्या है इसके लेकर एमसीक्यू में, इसमें अपने को सिर्फ टैक्स बेस पूछा है। तो देखो टैक्सेशन में क्या क्या हुआ रहेगा और आज के दिन पे टैक्स बेस क्या होगी, मतलब टैक्स के हिसाब से बुक्स बनाते तो पीपी की वैल्यू क्या होती, सिंपल। तो अगर टैक्स के हिसाब से बुक बनाते तो पीपी था 16 लाख का, प्रायर ईयर्स में आपने कितना डिप्रिशिएट किया है, प्रायर ईयर्स डिप्रिसिएशन, तो उन्होंने बोला है कि हमने 4,16,000 किया है डिप्रिशिएट, और करंट ईयर में कितना डिप्रिशिएट किया है, 2,06,000। तो ये दोनों की वजह से आपका पीपी का कैरिंग अमाउंट गिर जाता है, बराबर। तो मैं देख लूं, इट इज 4,16,000 एंड 2,06,000, तो मैं बोलूंगा लेस 4,16,000 एंड लेस 2,06,000, बराबर। तो अगर आप लेस करोगे तो आपको जवाब कितना आता है, 16 लाख माइनस 4,16,000 माइनस 2,06,000 विच विल गिव यू आई गेस 9,78,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। तो ये आपको वैल्यू आ गई पीपी की 9,78,000। अभी जो आपके बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है उसको अपन बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। में इधर ही बना लू कॉलम कैरिंग अमाउंट का, ठीक है। फिर मैं बनाऊंगा कॉलम टैक्स बेस का। टैक्स बेस मेरा कितना आ रहा है हीरो लोग, मेरा टैक्स बेस आ रहा है 9,78,000 का। अब पहला एमसीक्यू यही था कि बताओ टैक्स बेस क्या है, तो हम क्या चूज करेंगे, 9,78,000, एक ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, ठीक है सर। सेकंड एमसीक्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसी पॉइंट को लेकर बोलता है डिफर्ड टैक्स का अमाउंट बताओ। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है, 12 लाख, टैक्स बेस कितना है अपना 9.78 लाख। तो पहले डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है अपना 9,78,000 माइनस 12 लाख विच विल गिव यू 2,22,000। अब डिफर्ड टैक्स का पहले अमाउंट बताओ एट द रेट 32%। 32% क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, रेट 32% है। तो जरा निकाल लेते, इंटू 32% करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा 71040। अब अपनी बुद्धि लगा के बताना है कि डीटीए की डीटीएल है, ये भी चूज कर लेना। तो मैं देखो अपन कैसे सीखते हैं, ये पीपीई है,
कैरिंग अमाउंट 12 है, टैक्स बेस कम है। हिंट क्या थी? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। क्या थी हिंट? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। मेरे को पीपी का कैरिंग अमाउंट गिराना पड़ेगा, असेट को गिराना पड़ेगा, तो आप क्या क्रिएट करोगे? वेरी गुड आंसर, आप एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे। तो करेक्ट आंसर शुड बी DTL 71040। वाह सर, ये तो कितना मजेदार है। अरे बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। आप जो MCQ को लेकर डरते हो ना, केस स्टडी बेस्ड, कुछ नहीं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से किया है, तो ये आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। आप देखना, आप जब केस करोगे ना पूरा मेरे साथ, आपको खुद ही समझ जाएगा ये चीज। चलो आओ आगे बढ़े। तो पॉइंट नंबर 1 है, मैंने दोनों MCQ भी आंसर कर दी है। आ जाओ पॉइंट नंबर बी। बोलता है इन 11-12 Joy incurred product development cost of 1 lakh. These costs were recognized as asset and being amortized over a useful life of 10 years. For tax purpose, Joy deducted full development cost in 11-12. बोलता है जब भी तुमने डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर किया था ना, अकाउंट्स में तुमने कैपिटलाइज किया, तो अकाउंट्स में तुम्हारी कैरिंग अमाउंट बचे 60,000 रुपीज। बट टैक्सेशन में जब इंकर किया, तभी तुमने एंट्री पता है क्या मारी होगी? आपने सीधा एक्सपेंस क्लेम कर लिया, एक्सपेंस टू कैश बैंक की आपने डायरेक्ट एंट्री मार दी होगी। मतलब टैक्स बेस में क्या कोई असेट क्रिएट हुआ? नहीं, कोई एसेट क्रिएट हुआ ही नहीं। तो टैक्स बेस आपका कितना रहेगा? निल। तो देखो यही पूछा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, बोलता है टैक्स बेस बताओ, तो बोलने का कुछ नहीं है, निल है। अच्छा, फिर बोलता है डिफर्ड टैक्स का अमाउंट बताओ। अब येड़े की तरह डिफर्ड टैक्स निल मत बोलना। आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 60,000, बराबर। ओके सर, टैक्स बेस कितना दिया हुआ है? निल। ओके, डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 60,000 रुपीज का। अब आपको डिफर्ड टैक्स बताना है। अब आप बोलोगे डिफर्ड टैक्स एट द रेट अगेन 32% करना, तो आप बोलोगे 60,000 इंटू 32% इज गिविंग मी 19,200। अब DTA की DTL, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट गिराना है, और ये भी एक इंटेंजिबल असेट है, तो असेट का कैरिंग अमाउंट गिराना है, तो अगेन यू विल क्रिएट अ DTL लाइबिलिटी। तो ये आपका DTL 19,200 सी इज द करेक्ट आंसर आई फील, बराबर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर सी, डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये बोलता है। चलो तो अपना बी वाला पार्ट होगा, सी वाले पार्ट पे आते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड इन 13-14 विद द कॉस्ट ऑफ 2,30,000। दिस इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एट FVTPL, मतलब आप अकाउंट्स में तो फेयर वैल्यू वगैरह पे रखोगे, एंड थर्स रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फेयर वैल्यूएशन आप अकाउंट्स में करते हो, वो टैक्सेशन में आप नहीं करोगे। टैक्सेशन में जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे ना, तो जो रियल गेन लॉस रहेगा वो अपन देखेंगे। हम टैक्सेशन में कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो टैक्स बेस है वो कॉस्ट पे रह जाएगी। अब कैरिंग अमाउंट देखो क्या है, आपकी कैरिंग अमाउंट है ट्रेड इन्वेस्टमेंट की 2,08,000, और टैक्स बेस क्या रहेगी आपकी? टैक्स बेस आपकी होगी विच विल स्टे एट दी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कोई फेयर वैल्यूएशन नहीं करते हो, तो इट विल स्टे एट 2,30,000। तो मेरे ख्याल से पहला MCQ यही है कि बताओ टैक्स बेस क्या इन्वेस्टमेंट का, तो बोलना 2,30,000। उसके बाद डिफर्ड टैक्स पूछा है, तो कैरिंग अमाउंट कितनी थी मेरे हीरो लोग? कैरिंग अमाउंट वॉज 2,08,000, बराबर। टैक्स बेस कितना है? 2,30,000, और ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का आएगा? डिफरेंस आएगा 22,000 का। अब इस पे निकाल लेते हैं। पहले तो टैक्स बेस ही पूछा है, नहीं सॉरी डिफर्ड टैक्स पूछा है, तो 22,000 32% आएगा 7,040। अब इस केस में मेरे ख्याल से कैरिंग अमाउंट ज्यादा कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है, और असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है, तो आपको DTA असेट ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से DTA विल बी 7,040। अब पूछता है डिटरमाइन द नेट डिफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी। मेरे हिसाब से ये तीनों के अलावा और कोई डिफर्ड टैक्स तो है नहीं। तो आप देख लो, पहले वाले में आपने DTL क्रिएट किया है 71,040 का, सेकंड वाले में आपने DTL क्रिएट किया 19,200 का। एक काम करता हूं मैं, लेते हुए चलता हूं, तो DTL को नेगेटिव लेकर रखना, नेगेटिव 71,040, उसके अलावा नेगेटिव 19,200, और उसके अलावा एक DTA आया था 7,040 का, तो प्लस 7,040। तो मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव में 83,200 होएगा। तो DTL आपका ज्यादा है, तो DTL नेट में 83,200 आपका होना चाहिए, विच इज ए ऑप्शन। वाह, तो देखो आपको ये रफ वर्क आप कर सकते हो। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द करेक्ट आंसर। ऑफकोर्स कभी कभी अच्छा ऐसा भी होता कि 3 MCQ, भले ये 3 के ऊपर MCQ है, लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट नंबर DE होता जिसपे कोई MCQ नहीं है, लेकिन लास्ट MCQ जब ऐसा पूछ लेना, तो आपको सारे सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ऐसा ध्यान रखना आप वो बात, ठीक है। बट यहाँ तो इन लोग अच्छे लोग हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाई इन्होंने। एनीवेज, एक बार चेक कर लेंगे अपने सारे MCQ के आंसर। तो अपना आंसर क्या है? BADCADA, बराबर। तो चेक कर लेते हैं, BADCADA मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है अपने, ठीक है। तो इधर वर्किंग में मैंने दे रखी है, बट यहां अपने को सारी वर्किंग समझ गई। सबसे फटाफट से पहले मेरे को बताओ, समझ आया क्या? बोलो DDD करके, डन 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 करके बोलो फटाफट से। सर किसको बोले? अरे मुझे ही बोलो, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बातें, सुन रहे हो सर? चलो सुन रहे, आगे आ जाओ। अब ये केस नैरो नंबर 2 जो अगेन इंडेक्स 12 का ही है।
इसको भी कर ले फटाफट से, आ जाओ सर, मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक सेकेंड देना बस। यस चल, क्या बोलता है इसमें भी सबसे पहले हम क्या केस स्टडी पढ़ेंगे ना मुन्ना ना, पहले एमसीक्यू पढ़ो। क्या बोलता है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डिटरमाइन टैक्स बेस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, फिर बोलता है डिफर्ड टैक्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। डिटरमाइन टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट, डिटरमाइन डिफर्ड टैक्स ऑन लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 6 डिटरमाइन द टेम्पररी डिफरेंस। एक सेकेंड, ऊपर अगर आप देखोगे सीक्वेंस, पहले टैक्स बेस पूछता था, फिर डिफर्ड टैक्स पूछता था, फिर टैक्स बेस पूछता था, फिर डिफर्ड टैक्स पूछता था। इस एमसीक्यू में आपको टैक्स बेस नहीं पूछा है, डिफरेंस का अमाउंट पूछा है। जब आप बोलते हो ना कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को कंपेयर करके जो डिफरेंस निकालते हो, उस डिफरेंस के अमाउंट को आपको यहां पूछा गया है। ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। काफी बच्चे वो सीक्वेंस पढ़ेंगे तो टैक्स बेस आंसर करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, देखते हैं अपन क्या रहेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और बोलता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट से डिटरमाइन द डिफर्ड टैक्स ऑफ हेल्थ केयर बेनिफिट्स। ठीक है, कर लेंगे सर, कुछ है नहीं ज्यादा खास। तो अगेन यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट वगैरह दे रखा है, लाइबिलिटी साइड का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, मोस्टली इक्विटी लाइबिलिटी वाले साइड का। तीन पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर नॉट टैक्सेबल, जो ग्रांट आपको मिलता है उस पर कभी टैक्स लगेगा ही नहीं, जिंदगी में कभी लगेगा नहीं। तो ऐसे केस में आपके टैक्स बेस में आप क्या एंट्री मारोगे, क्या नो एंट्री होगी। अब इसमें क्या बोला है, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव्ड इन 14-15 इज अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ग्रांट कितना दिख रहा है आपका, आपका ग्रांट दिख रहा है 40,000 कैरिंग अमाउंट का। लेकिन टैक्स बेस अब क्या रहेगा इसका, अब इसके देखो दो आंसर हो सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि टैक्सेबल है ही नहीं, तो टैक्स बेस में आप कोई टैक्सेशन में कोई एंट्री नहीं मारोगे, तो नॉर्मली आप बोलोगे टैक्स बेस निल है, बराबर। लेकिन नॉर्मली जब ये ऐसे डिफरेंस हम निकालते हैं, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस, बिकॉज वो कभी रिवर्स नहीं होने वाला है। और उस केस में नॉर्मली यू कैन कंक्लूड आल्सो दैट कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस। तो अब अगर आपको टैक्स बेस पूछे तो आप निल आंसर करोगे कि ये आंसर करोगे, तो देखना आईसीआई ने क्या आंसर किया है। आईसीआई ने ये वाला कंक्लूजन नहीं लिया है कि जब डिफरेंस अदर देन टेम्परेरी हो जाए तो हम ये कंक्लूड करते हैं, ये वाला इन्होंने नहीं लिया है। इन्होंने बोला टैक्स में आपने कोई एंट्री नहीं मारी इसकी, तो टैक्स बेस हम निल मानते हैं। ध्यान रखना, देखो इधर बोला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर ऑप्शन है निल वाला ऑप्शन, और इसका आंसर भी देखो आप, इनका फर्स्ट वाला ए है। इन्होंने टैक्स बेस को निल लिया हुआ है और फिर बोला है कि इस पे जो भी डिफरेंस है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब उस पर क्रिएट होएगा नहीं, बिकॉज डिफरेंस अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस है। ध्यान रखना है वाली बात का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत होना उसके अंदर कि हम कौन सा वाला आंसर है। मैं वापस रिपीट कर दूं अगर आपको नहीं समझ में आया तो, टैक्स बेस में आप कोई एंट्री नहीं मारोगे तो टैक्स बेस निल ले, या फिर हम टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट माने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप बोलते हैं ना डिफरेंसेस अदर देन टेम्पररी, तो हम ये कंक्लूजन लेते हैं दैट कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस, ऐसा कंक्लूड कर देना। तो इन्होंने ये कंक्लूजन नहीं लिया, इन्होंने ये पहले वाला जो हमने डिस्कशन किया उसको मद्देनजर रखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो बोलते टैक्स बेस बताओ, तो बोलना निल। अब बोलता है डिफर्ड टैक्स बताओ, लेकिन हमने अभी क्या डिस्कस किया कि भले टैक्स बेस निल है, भले डिफरेंस 40,000 का आएगा, बट ये डिफरेंस अदर देन टेम्पररी है, तो क्या इस पे कोई डिफर्ड टैक्स क्रिएट होगा? द आंसर इज नो। तो इस पे कोई भी डिफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होगा। डिफर्ड इनकम गवर्नमेंट ग्रांट विल नॉट बी टैक्सेबल, ये आपका आंसर होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो अपन चेक कर ले, सेकंड का आंसर डी होना चाहिए, ये सेकंड का आंसर अपना डी आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। यस, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट। तुमको एमसीक्यू को, ये केस स्टडी को आंसर करने का अप्रोच समझा ना, पहले इसलिए एमसीक्यू पढ़ा करो ताकि अपने को अप्रोच मिल जाता है आगे। इन 14-15 मार्वल हैड मेड अ फर्दर प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट ऑफ 5,000। बोलता है हमने इस साल में और प्रोविजन बनाया 5,000 का, बट बैलेंस शीट में तो सारे फिगर्स एज ऑन डेट होती है, ठीक है, ध्यान रखना। सच प्रोविजंस फॉर प्रोडक्ट वारंटी आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल अंटिल द क्लेम्स आर पेड। एक सेकंड, जस्ट बिकॉज ये वर्ड है आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, इसका ये मतलब नहीं है कि डिफरेंस अदर देन टेम्परेरी हो गया, आज नहीं डिडक्शन मिलेगा, फ्यूचर में जब क्लेम भरोगे तब आप डिडक्शन ले सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर 14-15 वारंटी क्लेम्स वर पेड एंड सेटल्ड फॉर 6,200। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी वो ऐसा बोले ना कि आपको कॉस्ट का क्लेम मिलेगा जब आप पे आउट कर दोगे, तो जब भी आप पे करोगे ना तब आप एंट्री का मारोगे। सपोज आपने ये साल भरा 14-15 में कितना भरा, 6,200 भरा, तो आपकी पेमेंट की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस टू कैश बैंक, ये आपकी एंट्री होती है, बराबर। मतलब अगर आप पे भी कर दोगे तो भी आपके बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। इंपैक्ट कहां जा गया? इंपैक्ट कहां गया? आपके पेनल पे इंपैक्ट गया, बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं गया। मतलब जब हम क्लेम नहीं पे कर रहे तो भी टैक्सेशन के बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं है, जब आप क्लेम पे कर रहे हो तो भी टैक्सेशन के बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं है। सपोज पे भी कर दिया तो भी आपने एंट्री का मारा एक्सपेंस टू कैश बैंक, तो कोई असेट क्रिएट हुआ क्या? नहीं। ये मत बोलना सर नहीं आपने एक्सपेंस की एंट्री तो मारी ना, अरे हमको टैक्स बेस में देखना होता है बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू पे है, बैलेंस शीट में किसी वैल्यू पे है ही नहीं। तो जब ऐसा कोई भी अमाउंट रहे ना जिसका आपको बेनिफिट पेमेंट पे मिलता है, उसका टैक्स बेस हमेशा निल होता है। अगर ये नहीं याद रहा तो हमेशा एंट्री मार के देख लिया करो, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, इसके चक्कर में अपने को पूछता है कि सबसे पहले ये बताओ कि टैक्स बेस प्रोडक्ट वारंटी का कितना है, तो आप बोलोगे निल।
क्योंकि आप अगर वारंटी का क्लेम दो ना दो, टैक्सेशन के बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, समझ रहे हो। अब वो पूछता है डिफर्ड टैक्स कितना होगा, तो ये डे की तरह अदर देन टेम्पररी डिफरेंस मत बोलना बाबा, इसमें आपको बेनिफिट मिलता है ना टैक्सेशन में कभी ना कभी, तो डिफरेंस रिवर्स होएगा। तो आपकी प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट की लाइबिलिटी कितनी है, 16,000 की है, बराबर। तो कैरिंग अमाउंट है 16,000, ये लाइबिलिटी है प्रोडक्ट वारंटी का लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आपकी कैरिंग अमाउंट 16,000 है, आपका टैक्स बेस कितना है हीरो लोग, आपका टैक्स बेस है 0, तो आपका डिफरेंस आएगा 16,000 का। अब निकालते हैं अपन डिफर्ड टैक्स, इसमें भी रेट 32% की है, तो 5120, ठीक है। अब डीटीए की डिटेल, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम है। अब ये लाइबिलिटी है, मुझे कैरिंग अमाउंट रिड्यूस करना है, लेकिन लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट रिड्यूस करना है। व्हेनेवर यू वांट टू रिड्यूस अ लाइबिलिटी, क्यों ऐसा क्यों रिड्यूस करना है, हिंट क्या थी, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। तो जब आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रिड्यूस करना है तो आप एक असेट क्रिएट करते हो, बराबर। तो इसका आंसर क्या रहेगा 5120। तो 3 और 4 का आंसर है ए और बी। चेक कर ले एक बार फटाफट से, ए और बी। क्लियर, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब 5th पॉइंट, वो पॉइंट सी को लेकर है, तो पॉइंट सी पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर 14-15 मार्वेल लिमिटेड इंट्रोड्यूस्ड हेल्थ केस बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉइज। ओके, दीज एक्सपेंस आर अलाउेबल एज अ डिडक्शन ओनली व्हेन बेनिफिट्स आर पेड। मैंने क्या बोला था, कोई भी खर्चे का बेनिफिट अगर पेमेंट बेसिस से मिलता है तो उसका टैक्स बेस मेरे ख्याल से यहां भी क्या होगा, आपका नील ही होगा, ठीक है। तो क्या चिंदी क्वेश्चन है यार, देखो क्या बोलता है, किधर क्या, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, कैरिंग अमाउंट 70 है, लेकिन टैक्स बेस तो नील है। अब आपको क्या यहां टैक्स बेस पूछा है एमसीक्यू नंबर 5 में, नहीं ना मुन्ना ना, आपको पूछा है टेम्परेरी डिफरेंस का अमाउंट बताओ। तो कैरिंग अमाउंट वो 70, टैक्स बेस फॉर नील, डिफरेंस का अमाउंट 70,000 आएगा। यहां आप गलती क्या करोगे, क्योंकि आप टैक्स बेस और डिफर्ड टैक्स वाले फ्लो में हो, तो आप इसमें नील आंसर सिलेक्ट कर लोगे, बट वो गलत है, टैक्स बेस नहीं पूछा गया आपको, डिफरेंस का अमाउंट पूछा गया, तो बोलना 70,000। क्लियर, ठीक है। और 6th एमसीक्यू में क्या पूछा है, अब बताओ डिफर्ड टैक्स का अमाउंट क्या रहेगा। तो आप डिफरेंस के ऊपर डिफर्ड टैक्स निकाल सकते हो, तो 70,000 इंटू 32% आएगा 22,400। अब यहां भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट गिराना है, लेकिन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वाला कैरिंग अमाउंट गिराना है, तो आपको असेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से DTA इज द करेक्ट आंसर। तो 5 और 6 एमसीक्यू का आंसर है ए और सी। चेक कर ले, ए और सी, यस। इंड AS 12 की सेकेंड केस स्टडी खत्म, ठीक है, खत्म खत्म खत्म, गो गोवा गॉन कर दिया अपन ने इसका। आगे बढ़ो, केस सिनेरियो नंबर 3, ये भी इंड AS 12 की है। मैं बताऊं ये केस स्टडी 1, 2 और 3 ये तीनों है ना एक सिंगल इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड हो, जो अपन ने क्लास में भी किया हुआ है। मैं बताऊं कौन सा है, अगर आप ICAI के मॉड्यूल की बात करोगे तो वो है इलस्ट्रेशन 1A 1B 1C, है ना। और अगर आप मेरे क्वेश्चन बैंक की बात करोगे तो इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 20A 20B 20C। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना तो उससे आपकी ये केस स्टडी आराम से बन जाती है, बट फिर भी क्योंकि यहां बांट के किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम नंबर्स नहीं है, तो मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको सिंपल, ठीक है। क्या बोलता है सुनो, केस सिनेरियो नंबर 3, लाल लिमिटेड विशेस टू कैलकुलेट टैक्स बेस ऑफ इट्स असेट एंड डिफर्ड टैक्स, ओके वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अगेन 2 एडजस्टमेंट है, अब यहां ज्यादा एमसीक्यू नहीं, 4 एमसीक्यू ही है। पहला एमसीक्यू क्या है, टैक्स बेस निकालो ट्रेड रिसीवेबल का, सेकंड डिफर्ड टैक्स निकालो ट्रेड रिसीवेबल का, थर्ड एमसीक्यू क्या, टैक्स बेस निकालो इन्वेंट्री का और निकालो डिफर्ड टैक्स इन्वेंट्रीज का। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। क्या बोलता है सुन लो। अब इसमें बेसिकली अपन देखते हैं एडजस्टमेंट कौन से, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो असेट साइड वाले आइटम्स अपने को दिए हुए। पहला एडजस्टमेंट है बैड डेट प्रोविजन को लेकर। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स है तो नॉर्मली ये नेट ऑफ प्रोविजन होता है, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बैड डेट प्रोविजन 1,30,000 का है तो ये 6,26,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग 1,30,000 का बैड डेट प्रोविजन। समझता है बेसिक बात, ठीक है सर। अब ये 1,30,000 प्रोविजन आपका अकाउंट्स में कैसे बना है, तो बोलता है अकाउंट्स में हमारा डेटर ए के ऊपर हमने 80,000 का प्रोविजन बनाया और डेटर बी के ऊपर हमने 50,000 का प्रोविजन बनाया है। ये दो मिला के आपका प्रोविजन बनता है 1,30,000 का, जो कि माइनस करने के बाद आपके रिसीवेबल्स बचते हैं 6,26,000। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेटर ए रिसीवेबल ओरिजिनेटेड इन 12-13 एंड 100% प्रोविजन वॉज रिकग्नाइज्ड इन 13-14, ओके। और डेटर बी रिसीवेबल ओरिजिनेटेड इन 13-14 एंड 100% प्रोविजन वाज रिकग्नाइज्ड इन 14-15, ठीक है। अब ये डेटा क्यों दे रखा है, कब का डेटर है कब का प्रोविजन है, ये आपको टैक्सेशन में काम आएगा। क्या बोलता है, टैक्स लॉस अलाउस डिडक्शन ऑफ 20% फॉर डेटर्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे ये डेटर 12-13 का है ना, तो इसका टैक्सेशन में आपको अगले साल दैट इज इन 13-14 20% प्रोविजन का बेनिफिट मिला रहेगा, बराबर। मतलब आप टैक्सेशन में इसके ऊपर 20% प्रोविजन 13-14 में क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा
another 30% for debtors outstanding more than 2 years. अभी क्योंकि ये डेटर 2 साल पुराना हो गया है तो आपको एक साल में मिलेगा 20% का और अगले साल में 14-15 में आपको मिलेगा 30% का। मतलब टोटल आपने इस डेटर पे टैक्सेशन में कितना प्रोविजन मारा होगा? तो टैक्सेशन में आपने प्रोविजन मारा होगा 80,000 के ऊपर 20%, 80,000 के ऊपर 30%, टोटल मिला के 50%, टोटल मिला के आपने इस पे 40,000 का प्रोविजन मारा होगा। सिमिलरली जो डेटर बी है, अमाउंट 50,000 है, डेटर है 13-14 का, तो इस पे आपने अगले साल से प्रोविजन मारा होगा 14-15 में, दैट इज बिकॉज इट इज ओवरड्यू ओनली फॉर 1 ईयर। ओके, तो आप 20% का इस पे प्रोविजन मारोगे, दैट इज 50 का 20% इज 10,000। तो टैक्सेशन में आपका प्रोविजन कितना होगा? 50,000। नाउ व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज दैट जो अकाउंट्स में आप प्रोविजन बना रहे हो 1,30,000 का, टैक्सेशन में प्रोविजन 130 का नहीं है, टैक्सेशन में प्रोविजन से 50,000 का है। तो पूछा क्या आपको पूछा है टैक्स बेस क्या होगा ट्रेड रिसीवेबल का। अब देख लो मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका वैल्यू कितना दिया बैलेंस शीट में? 6,26,000। बट ये तो अकाउंट्स की वैल्यू है ना, इसमें पहले आप अकाउंट्स वाला बैड डेट प्रोविजन एड बैक करो, अकाउंट्स वाला बैड डेट प्रोविजन एड बैक करो, क्योंकि हमको अकाउंट्स वाला नहीं चाहिए ना, तो अकाउंट्स वाला मैंने एड बैक किया। कितना मिला मेरे को? इसमें मेरे को आएगा 7,56,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। अब आप क्या करोगे? अब आप इसमें से जो टैक्स वाला बैड डेट प्रोविजन है वो लेस करोगे। हमने अकाउंट्स वाला क्यों एड बैक किया? क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर प्रोविजन है, तो पहले मैंने अकाउंट्स वाला एड बैक किया क्योंकि वो तो गलत है टैक्सेशन के हिसाब से, और फिर हम टैक्स वाला प्रोविजन माइनस करेंगे। तो 50,000 टैक्सेशन में आई, आप माइनस करोगे, आपका टैक्स बेस बनेगा 7,06,000। तो आपका टैक्स बेस में यही पूछा है, पहला टैक्स बेस कितना है, तो कितना है? 7,06,000। अच्छा ध्यान रखना, जब आप, मैंने क्या बोला, इसका रेफरेंसिंग है ना इलस्ट्रेशन 20 ABC में, तो यहां जिसने वो 3 इलस्ट्रेशन किए ना, उसमें अपन ने एक और सेक्टर किया था जहां अपन देख रहे थे करंट टाइम में प्रोविजन कितना बना। यहां क्योंकि हम सिर्फ बैलेंस शीट से डील कर रहे हैं, तो हम टिल डेट के प्रोविजंस देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे करंट टाइम में आपने कितना बनाया, हम देख रहे टिल डेट आपने कितना बनाया। वो कंफ्यूजन मत आने देना प्लीज, ठीक है। जब भी आपको टैक्स बेस या डिफर्ड टैक्स पूछे तो आप टिल डेट की चीजें देखना, टिल डेट आपने इतना प्रोविजन क्रिएट किया होगा, तो टिल डेट आपकी टैक्स बेस बचती है 7,06,000 की, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू यही था। सेकंड एमसीक्यू क्या है? डिफर्ड टैक्स बताओ ट्रेड रिसीवेबल का। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट आपकी 6,26,000 है। टैक्स बेस कितना आपका? टैक्स बेस है 7,06,000, बराबर। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 6,26,000 माइनस 7,06,000, डिफरेंस है 80,000 का। इस पे भी रेट 32% की है, तो 25,600। अब क्या बनेगा ये, क्योंकि असेट है, हिंट क्या थी? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, मुझे कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है। अब मुझे ट्रेड रिसीवेबल असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है, तो मुझे असेट ही क्रिएट करना पड़ेगा, तो डीटी रहेगा 25,600 का। लेट्स सी कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन तो है सर। क्लियर? अच्छा, अब ये प्लीज ये जो नोट साइड में लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में, ये भी आप खुद लिखना। ऐसा नहीं कि इसका भी प्रिंट लेके बैठ गए, वो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे। वर्किंग तो एटलीस्ट खुद कर लेना भाई। मालूम पड़ा पब्लिक बोल रही है सर ये जो आपने वर्किंग किया इसका भी अपलोड कर देना टेलीग्राम पे। अरे मैं कर तो दूंगा, लेकिन तुमको भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो लिखो खुद, ठीक है। चलो, एमसीक्यू की फाइल वैसे है टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो। आगे अब एडजस्टमेंट नंबर 2, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स वाले प्रोविजन में नॉर्मली सब फंसते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा एडजस्टमेंट है। आगे लाल लिमिटेड अकाउंट्स फॉर इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस प्रोविजन, न्यू प्रोविजन क्रिएटेड इन 14-15 वाज 10,800, टोटल प्रोविजन इज 18,000। मैंने क्या बोला? जब भी आपको टैक्स बेस या डिफर्ड टैक्स पूछे ना, है ना, तो आप टिल डेट का बताना हमेशा। अब अगर आपको ये स्पेसिफिकली बोला है कि मुझे ये बताओ डिफर्ड टैक्स पीएनएल में कितना जाएगा फॉर करंट ईयर, तो अलग से बताना जब भी। लेकिन आपको ओवरऑल टैक्स बेस पूछे, ओवरऑल डिफर्ड टैक्स पूछे, तो आप हमेशा टोटल देखना, करंट ईयर में कितना क्रिएट किया हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे, दिस प्रोविजन इज नॉट डिडक्टेबल एज इट इज अ जनरल प्रोविजन। नॉट डिडक्टेबल का ये मतलब नहीं है कि अदर एंड टेम्परेरी डिफरेंस है। इट मींस दैट प्रोविजन का आपको आज बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब आप ये रियल में खर्चा इंकर करोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अकाउंट्स में जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया है दैट इज 18,000। इसका मतलब जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है 180,400, दिस इज आफ्टर प्रोविजन, बराबर। तो अगर आपको टैक्स बेस पूछा जाए तो आप 180,400 में वो प्रोविजन का अमाउंट आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो 18,000 की टोटल प्रोविजन थी, अगर आप एड बैक करोगे आपको आएगा 198,400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, मैंने गलत अमाउंट लिया क्या? एक सेकंड, ओ हो, इन्वेंट्री के अमाउंट मेरे हीरो लोग, सर आप भांग पी के बैठोगे, इन्वेंट्री का अमाउंट 3,04,000 है। ओके सॉरी, तो इन्वेंट्री का अमाउंट इज 3,04,000। तो 3,04,000 में जब आप 18,000 एड बैक करोगे तो आपको मिलेगा 3,22,000। मैं भी बोलूँ, चलो ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर तो, हाँ ठीक है, चलो हाँ।
तो ये इन्वेंट्री इधर है, ऐसा लाइन मार के देख लिया करो भाई, मेरे ऐसे गलती मत कर देना एग्जाम में, मजा आ जाएगा वरना तुमको फिर। ठीक है, तो 3,22,000 इज द आंसर। यस, अब पूछा डिफर्ड टैक्स बताओ, तो सिंपल है ना, कैरिंग अमाउंट इज 3,04,000 बराबर, टैक्स बेस इज 3,22,000, डिफरेंस आएगा 18,000 का। अब इस पे डिफर्ड टैक्स कितना बनेगा, तो 18,000 इंटू 32% आएगा 5,760। अब डीटीए की डिटेल वैसे आप बुद्धि लगाओगे तो 5,760 एक ही ऑप्शन है, बट फिर भी देख लो, ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एक असेट की तरह होता है, तो कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा, आपको इन्वेंट्री को इंक्रीज करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। तो कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के बाद लेके जाने के लिए हैव टू इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट, सो इट विल बी एन असेट ओनली। क्लियर? यस, मजा आ गया सर। तो एक बार चेक कर लेंगे अपने सारे आंसर। अपना आंसर था डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी और ए। मजा आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, टोटल केस स्टडी इंडेक्स 12 पे थी 3, अपन ने तीनों सॉल्व कर ली। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से अपने टोटल 4 केस स्टडी हो गई। एक इंडेक्स 7 वाली थी कैश फ्लो, वो तो कॉमन थी, वो अपन ने की नहीं, और इंडेक्स 12 की 3 थी, तो वो तीनों अपन ने कर ली। ठीक है, अब और क्या बाकी, एक सेकंड मेरे को जरा देखने दो। ये इंडेक्स 12 वाली हो गई। अब ये है, हाँ, एक केस सिनेरियो है इंडेक्स 115 को लेकर, या आप अगर इंडेक्स 115 चैप्टर खोलोगे तो वहां आपको एक केस स्टडी मिल जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो इन लोग केस स्टडी किससे बना रहे हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी क्वेश्चन है उसी को तोड़ मरोड़ के मोल्ड करके क्वेश्चन बना रहे हैं इन लोग आपके लिए। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको यह ध्यान रखना है कि केस स्टडी आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि एग्जैक्टली सेम टू सेम पूछ लेंगे, बराबर। तो कहां से पूछेंगे, जो आपके क्वेश्चन बैंक है वहां से तोड़ मरोड़ के कंसेप्ट उठाएंगे। बट अगर वो ढंग से की हुई है, कंसेप्ट में ढंग से की हुई है, तो आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। बट फिर भी जितनी आईसीआई ने दी उतनी हमेशा प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। कभी कभी किस्मत अच्छी हुई, एक भी रिपीट हो गया तो आपके लिए मजा आ जाएगा। ठीक है, बट रिपीट होने की एक्सपेक्टेशन मैं तो रखता नहीं, बट मैं मानता कि अगर मेरे से ये सॉल्व हो रही है तो वो जो आएगी वो भी मेरे से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसमें सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है, इस पे कितने एमसीक्यूज है भाई साहब? 6 एमसीक्यू है, वाह। मैं तो बोलता हूँ यही पूछो, 100 मार्क का पूछो। हाँ वाह सर, चलो ठीक है, क्या क्या पूछा देखो। पहले बोलता है द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज डैक 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 डैक, कुछ तो 4 चीज पूछिए। अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल 10,000 मोल्स रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कितना करोगे? रेवेन्यू का फिर अमाउंट पूछा है, उसके अलावा रिफंड लाइबिलिटी का अमाउंट पूछा है, रिटर्न असेट का अमाउंट पूछा है, और एंट्री वगैरह पूछी है। ठीक है, अब देखते क्या है। तो ये 115 में एक कंसेप्ट है, सेल विद अ राइट टू रिटर्न, विद अ राइट टू रिटर्न। ठीक है, ये उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, चलो क्या बोलता है देखते हैं। A Limited is engaged in the business of manufacturing of number of products, including molds, dyes, and machinery. They have a wide customer base, India and abroad. Typically, a contract is entered into for sale for each product. Consideration is received on the event of delivery. The cost is 400, selling price is 450. ये ध्यान रखना, मेरी selling price कितनी है? मेरी selling price है 450। आगे बढ़ाते हैं सर। The terms of the contract entitle the customer to return any unsold molds within 30 days. Okay, with a full refund. तो अगर आपको 30 दिन में पसंद नहीं आई तो माल वापस। The company estimates the cost of recovering the mold will be immaterial. Okay, and they can be resold at profit. The company has sold a total of 10,000 molds during the month ended 31st March 14. From the past experience, they expect 3% molds will be returned during the current year. अब इसका मतलब क्या है? सपोज आपने 10,000 मोल्ड्स बेची, तो इसमें से 3% करोगे तो कितना आएगा? 300। तो हम जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इतने पे ही बुक करेंगे। ये जो 300 है, इसका रेवेन्यू अगर हमको बुक करना भी है तो 30 डेज के बाद बुक करेंगे। बट कस्टमर हमको जो पैसा देगा वो पूरे 10,000 पे देगा, तो हम पूरा पैसा रिसीव तो करेंगे, इतने पे रेवेन्यू बुक करेंगे, और इतने मोल्ड्स के ऊपर हम रिफंड लाइबिलिटी बुक करेंगे, बराबर। तो अगर मुझे एक एंट्री मार के समझाना हुआ आपको, तो आप ऐसा कुछ एंट्री मारोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मतलब अगर पैसा आ गया तो कैश बैंक, नहीं आया तो ट्रेड रिसीवेबल, जो भी है। ठीक है, कितना आप बोलोगे? पैसा तो पूरा पूरा आना चाहिए ना, तो 450 इंटू 10,000 जो भी है, तो कितना आएगा मेरे ख्याल से? इट विल बी, वाह सर, इसके लिए कैलसी यूज कर रहे हो आप, तो मेरे क्या, बट मुझे वो देखना है ना कितने जीरो। सर मेरा क्या जीरो, मैंने कभी इतने जीरो देखी नहीं जिंदगी में ना, तो मेरे ख्याल से इट विल बी 45 lakhs 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 45 lakhs ही है। यस, 2 आप बोलोगे रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितने बुक करेंगे? 9700 इंटू 450, तुम समझे? तो 90 इंटू 9700 इंटू 450 विच विल गिव यू 43.65 lakhs, और रिमेनिंग आप बुक करोगे रिफंड लाइबिलिटी, वो आपका रहेगा 300 इंटू 450 के हिसाब से, विच विल बी 1.35 lakhs, बराबर। अच्छा, आप फर्स्ट डे पे एक और एंट्री मारते हो, आपको पता है क्या?
क्योंकि ये रिटर्नेबल होता है। तो जब कस्टमर रिटर्न करेगा आपको, तो आपको पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, बराबर। लेकिन जब आप पैसा रिटर्न दोगे, यू ऑल्सो हैव अ राइट टू रिकवर द असेट सोल्ड ना। जो आपने माल बेचा है मोल्ड्स, वो मोल्ड भी कस्टमर आपको रिटर्न करेगा, तब आप पैसा दोगे ना। तो आप मोल्ड्स का एक राइट टू रिसीव रिकॉर्ड करते हो, राइट टू रिसीव टू COGS करके, ठीक है। अब ऑफकोर्स मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने चैप्टर पढ़ रखा है, ओके। तो कितना होएगा, जितना भी रिटर्न आने वाला है 300, बट इसको राइट टू रिसीव को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। कॉस्ट दिया हुआ है 400, तो 400 पे रिकॉर्ड करना, तो कितना आएगा 1.2 लाख, 1.2 लाख, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते क्या पूछा है। सबसे पहला, अ वेरी गुड MCQ आई फील, द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज वेरिएबल, फिक्स्ड, बोथ, और देयर इज नो कंसिडरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी राइट टू रिटर्न वाला केस होगा ना, तो मैं बोलूँ पैसा रिटर्नेबल होता है। अभी तो आपने तो एक्सपेक्टेशन लगा कि 3% ही वो रिटर्न आएगा, बट ऐसा भी पॉसिबल है कस्टमर आपको सबका सब रिटर्न कर दे। तो जब भी रिटर्नेबल होता है ना पैसा, ऑन एट कस्टमर डिस्क्रिप्शन विद इन 30 डेज, तो आप कंसिडरेशन हमेशा वेरिएबल कहना। इन शॉर्ट, वेन एवर देयर इज अ केस ऑफ सेल विद राइट टू रिटर्न, है ना, तो कंसिडरेशन इज ऑलवेज वेरिएबल। आप देखोगे तो इनका एक्सप्लेनेशन वैसा ही है। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज द कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट्स, द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज वेरिएबल। ये ध्यान रखना। तो दिस इज अ गुड MCQ, यू कैन मार्क दिस एज अ क्लासिक MCQ। Okay, let's proceed further. Upon transfer of control of 10,000 molds, entity will recognize revenue for how many molds? मैंने क्या बोला था, रेवेन्यू आप सिर्फ 9700 मोल्ड्स पर रिकॉर्ड करोगे, तो 9700 मोल्ड्स। द एंटिटी रिकग्नाइजेस रेवेन्यू ऑफ, अभी रेवेन्यू का अमाउंट चाहिए। रेवेन्यू का मतलब ये देखो आपने निकाला हुआ है 43.65, तो दिस विल बी 43.65। उसके बाद रिफंड लाइबिलिटी कितना रहेगा, तो रिफंड लाइबिलिटी रहेगा 1.35, तो बोल देना 1.35। एंटिटी रिकग्नाइजेस द रिटर्न असेट ऑफ, मैंने क्या एंट्री मार के सिखाया ना आपको, राइट टू रिसीव आप बुक करोगे 1,20,000 का कॉस्ट पे, तो आप 1,20,000 बोलोगे। फिर एंट्री पूछिए। अब एंट्री वाली सही वाली क्या रहेगी आपकी, तो इसमें कौन सी एंट्री है, सबसे पहली है ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू, फिर है रिटर्न असेट टू रेवेन्यू, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ट्रेड रिसीवेबल टू रिटर्न असेट, ये भी गलत है। ट्रेड रिसीवेबल दैट इज कस्टमर टू रेवेन्यू टू रिफंड लाइबिलिटी, ये आपकी एंट्री सही है ना। मैंने बोला था ना, या तो कैश बैंक या फिर ट्रेड रिसीवेबल, जो भी हो, ये आपकी एंट्री सही है। ऑफकोर्स इसमें एक और एंट्री आनी चाहिए ना, ये वाली, इन्होंने वो सेकंड एंट्री नहीं मारी, बट ठीक है, जितना दिया है उसमें क्लोजेस्ट ऑप्शन ये वाला है आपका, तो ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो इसमें डी, तो चेक कर ले एक बार। पहले का तो ए था, ACBCDD, ACBCDD मेरे ख्याल से करेक्ट। मजा आ गया सर, है ना। चलो आगे बढ़ो सर। तो ये 115 में एक केस स्टडी थी, वो अपन ने सॉल्व कर ली, बड़ी सिंपल सी केस स्टडी थी, ठीक है। सेम कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप देखोगे तो भले ही इन्होंने नंबर्स वगैरह चेंज किए, कंसेप्ट है ना बाहर से आ गया, कंसेप्ट तो किताब का था वही है ना यार। यस सर। चलो, आप सबका टारगेट होना चाहिए 30 में से मिनिमम आप, मैं ये नहीं बोलूंगा देखो प्रेशर बिल्ड करने के लिए 30 में से 30 स्कोर करो, बट चलो 30 में से आपको एटलीस्ट 24 के ऊपर स्कोर करना है। देखो 2-3 MCQ हो सकते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, वो 2-3 के लिए आप कभी प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जो मैनेजेबल है, जो अपने कंट्रोल में, उसमें आप हमेशा स्कोर करने का ट्राई करना, मजा आ जाएगा तुम लोग को। वाह सर, सुन के कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब आएंगे अपन ये CFS वाले कैटेगरी में। CFS मतलब 110, 28 और 111, बराबर, ये उस कैटेगरी में अपन आ जाते हैं, ठीक है। उसमें अभी 2 केस सिनेरियो देख लेते हैं अपन, दोनों कौन से है। केस सिनेरियो नंबर 1, ठीक है। अच्छा क्या बोलता है सुन लो। All Limited holds 35% of total equity shares of M Limited, an associate company. The value of investment, बट अपन केस स्टडी क्यों पढ़ रहे पहले, एक सेकेंड रुको, पहले MCQ पे आओ। क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है व्हाट विल बी और शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन पोस्ट एक्विजिशन लॉस ऑफ M Limited। एक्चुअली इसमें एक मिस्टेक है, ये प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, इसको वर्ड कर देना प्रॉफिट को। आगे व्हाट इज द अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री लेफ्ट अनसोल्ड विद M। आगे शेयर ऑफ ऑल इन डिविडेंड डिक्लेयर्ड। उसके अलावा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन M एज पर इक्विटी मेथड एंड अप्रोक्सीमेट ग्रॉस मार्जिन वगैरह पूछा। 5 MCQ पूछा, ठीक है, सिंपल से बड़े से देख लेते हैं अपन। क्या बोलता है, ऑल लिमिटेड होल्ड्स 35% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर ऑफ M एन एसोसिएट कंपनी, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 CR। तो मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3 CR। आगे फिर बोलता है ऑल सोल्ड गुड्स वर्थ 3,50,000 M, मतलब पेरेंट ने बेचा अपने एसोसिएट को गुड्स वर्थ 3.5 lakhs। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 lakhs। आउट ऑफ दिस 1 lakh of goods costing 1 lakh to M वर इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ M। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑन ने बेचा M को, ठीक है। अब जब बेचा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ऐसा दिया होता है। तो कॉस्ट कितनी है 3 lakhs, तो प्रॉफिट कितना होगा 50,000, तभी तो जाकर सेलिंग प्राइस बनेगा 3.5 lakhs। अब वो क्या बोलता है, आउट ऑफ दिस गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh टू M
जो एम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है ना, वो आइडियली इस ट्रांजैक्शन की सेलिंग प्राइस है। क्यों? जैसे ऑल ने बेचा एम को, तो ऑल ने कितने में बेचा? 3.5 में बेचा, तो ये 3.5 एम की कॉस्ट होती है। तो जब वो कह रहा है ना कि 1 लाख की इन्वेंट्री बची है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस के वहां लिखो 1 लाख, तो आपको मिलेगा। हमको क्या निकालना होता है बेसिकली, जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं तो जितनी इन्वेंट्री बची है ना, सिर्फ उसी पे निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो हमारी ग्रुप के अंदर सिर्फ 1 लाख वर्थ की इन्वेंट्री बची है, तो उसी पे आपको प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ेगा। मारो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, कि जब 3.5 लाख की सेल पे आप 50,000 का मार्जिन कमाते हो, तो 1 लाख की सेल पे कितने का मार्जिन होगा? तो 1 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लाख इंटू 50 डिवाइड बाय 3 लाख 50, तो आपको आंसर आएगा 14,285 का। लेकिन आपको पता है इक्विटी मेथड में जब अपन एसोसिएट करते हैं, जो भी करोगे सिर्फ अपने शेयर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। जैसे यहां पूरा यूआरपी माइनस नहीं होगा, इसमें से स्टेक कितना है अपना 35%, तो इंटू 35% करना मत भूलना। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर यूआरपी 5,000। करके देखो, आएगा तुमको। तुमको समझ आया ये वाला पार्ट सर? यस सर। अब देख लेते चलो आगे। तो ये अपना पार्ट हो गया। फिर एम डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 75 लैक्स, 75 में से जितना अपना प्रोपोर्शन है उतना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। उसके अलावा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एम शोड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 सीआर, तो इसमें अपना प्रॉफिट में अपन 35% अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लेंगे। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एम, तो प्रॉफिट कितना कम है 1.5 लैक्स, इसका 35% आपका होगा। तो 1 लाख 1 करोड़ 50 इंटू 35% आप करोगे तो 52.5 लैक्स, बी इज द आंसर। आगे, व्हाट इज द अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री, बराबर तो अपने को कितना आया था 14,285, बट इसका से 35% लोगे तो कितना आएगा आंसर आपका 5,000। आगे, व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑफ एम, बराबर तो डिविडेंड कितने का डिक्लेयर किया था अपन ने 75 लैक्स का, तो 75 लैक्स इंटू 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 चिंटू 35%, तो कितना आएगा 26,2500। वाह। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर इक्विटी मेथड, अच्छा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपने ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकली, अब इसमें से आप यूआरपी का वैल्यू माइनस करोगे दैट इज 5,000, इसमें से आप डिविडेंड वाला पोर्शन माइनस करोगे दैट इज 26.25, ये भी माइनस करोगे लैक्स, और इसमें से मैं चलो 300 लैक्स ले लेता था कि इजी हो जाए, 300 लैक्स ले लिया करोड़ के बदले, 5,000 माइनस करोगे 26.25 लैक्स माइनस करोगे, और अपना हिस्सा जो है प्रॉफिट में, प्रॉफिट वाला हिस्सा ऐड करोगे तो 52.5 लैक्स आप ऐड करोगे, तो करो 3 करोड़ माइनस 5,000 माइनस 26,25,000 प्लस 52,50,000, इट कम्स टू 3 करोड़ 26,20,000, 3 करोड़ 26,20, ये रहा डी वाला आंसर, 3 करोड़ 26,20,000, मेरे को ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट ग्रॉस मार्जिन ऑन गुड्स सोल्ड, देखो जब ग्रॉस मार्जिन निकालने बोले ऑन गुड्स सोल्ड, ग्रॉस मार्जिन हमेशा सेल्स पे निकलता है, तो आपने मार्जिन कमाया था 50,000 का, सेल्स कितनी थी 3.5 लाख की, तो आप बोलोगे 50 डिवाइड बाय 3.5 लैक्स इंटू 100, तो आपको मार्जिन आएगा, तो 50 डिवाइड बाय 3 लाख 50 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 14.29%। खत्म कहानी इसकी। ए, तो क्या हो गया आपका BACDA, BACDA हो गया। मजा आ गया सर। तो ये मोस्टली इंडेक्स 28 के ऊपर था। ठीक है, चलो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक आपके इंडेक्स 28 में ऑलरेडी है। ठीक है, ध्यान रखना, वो शायद MTP RTP वाले सेक्शन में है ना, उसमें उसको अगर आपको नहीं याद तो मैंने करवाया भी था क्लास में, उसमें ICAI ने URP का अमाउंट गलत निकाला था, यहाँ वो सही कर दिया है। जब आप खोलोगे आपको दिखेगा, मेरे ख्याल से MTP RTP का क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरी क्वेश्चन बैंक होती है आपको पता है ना, उसमें एक सेक्शन है MTP RTP का हर चैप्टर के बाद, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें URP का अमाउंट ICAI ने गलत निकाला था, वो यहाँ सही कर दिया इन्होंने, यहाँ सही कर दिया इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका CFS वाले में केस नंबर 2 है, ये एग्जैक्टली सेम है, ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन बैंक। ये मेरे को इलस्ट्रेशन नंबर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट ये ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, जिसमें आपको मैं याद दिला दूं, जिसमें ऐसा कुछ होता था जहां अपन ने कंपनी को एक्वायर किया है, अपन ने उसमें कैश कंसिडरेशन दिया है, शेयर्स दिया है और डिफर्ड कंसिडरेशन दिया है ना, बट इसमें इन्होंने ना वो शेयर्स और डिफर्ड का इफेक्ट लेना वो भूल गए हैं। जब आप करोगे आपको समझ जाएगा, तो मैं लिखता हूं सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, नंबर्स भी सेम है इन इंड AS 110, नंबर्स भी सेम है। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात का। ओके, चलो तो ये हो गया आपका CFS के 2 केस सिनेरियो। ओके सर, अब आगे आ जाते हैं। अब आते हैं और ऐसे केस स्टडीज पे जहां मल्टीपल इंडेक्स इन्वॉल्व है, जो स्पेसिफिक इंडेक्स को लेकर नहीं है। अब तक मैंने जितने भी किया स्पेसिफिक इंडेक्स को लेकर थे, तो अब तक मैंने क्या क्या किया एक बार बताओ सर। एक तो इंडेक्स 7 के ऊपर 1 केस स्टडी था, उसके अलावा इंडेक्स 12 के ऊपर 3 केस स्टडी थे,
उसके अलावा इंडेस 115 के ऊपर एक केस स्टडी था, उसके अलावा CFS जो 110, 28, 111 मिला के उसमें 2 केस स्टडी थे, तो हो गया 4, 5, 6, 7 हो गए बराबर। अब 3 ऐसे केस स्टडी है जो मल्टीपल इंडेस इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। केस सिनेरियो नंबर 1 मैं बता दूं, ये सेम टू सेम केस सिनेरियो आपके MTP May 24 के अंदर भी है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल इंडेस वाले टोटल 3 केस सिनेरियो इधर है, वो तीनों के तीनों MTP में है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो RTP वाले वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया RTP के वीडियो में, ठीक है सर, कर लेते फटाफट से, आ जाओ क्या बोलता है। तो इसमें आपको बड़ा सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर अपने को क्या क्या MCQ पूछा है, पहले MCQ देख लो क्या बोला हुआ है। व्हाट कैश फ्लो शुड इट रिपोर्ट एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। आगे उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 2, व्हाट कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर मतलब इंडिया 34 के ऊपर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट फॉर ईयर 3 to 10, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, टैक्स बेस ऑफ इंटेंजिबल पूछ लिया, मतलब इंडेस 12 के ऊपर है। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 12,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शायद यूज होगा इसके अंदर, आगे देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं पूरा। A Limited is diversified business group operating in multiple business segments across different parts of the world. It maintains its books of accounts and publishes its accounts consolidated financial statements under Ind AS. The central finance team has been working on closing the books of accounts and generalizing CFS for the year ended blah 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 blah. ठीक है। अब वो ज्ञान दिया हुआ है, B one of the subsidiaries of A reported a net income of 25 lakhs which equals to the company's comprehensive income. तो आपने 25 lakhs प्रॉफिट कमाया, ठीक है। द कंपनी हैज नो आउटस्टैंडिंग डेट, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन है, वो बोलता है पिछले साल आपका कैपिटल था 100, इस साल आपका कैपिटल हुआ है, सॉरी इस साल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी 100 दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो पिछले साल आपने 100 का इशू किया था, इस साल टोटल मिला के आपने 140 का इशुएंस दिखा रहा है, मतलब आपने इस साल 140 का इशू नहीं किया, ये एज ऑन डेट का होता है, एज ऑन डेट। तो इस साल आपने एक्स्ट्रा कितना इशू किया, आपने 40 का एक्स्ट्रा इशू किया, तब जाके 140 हुआ रहेगा ना, ठीक है। तो जब आप एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करते हो तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इंपैक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स, पिछले 100 थी, इस साल हो गए 115, मतलब कितना ऐड हुआ इसमें, 15 ऐड हुआ रहेगा। अब टोटल दिया हुआ है, फिर एक टोटल में मिस्टेक है, इसका टोटल आना चाहिए 355, ठीक है, 357 नहीं 355 होना चाहिए, ओके। अब एक बात ध्यान देना, आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, आपने प्रॉफिट कितना कमाया करंट ईयर में, 25 का प्रॉफिट कमाया, जितना आप प्रॉफिट कमाते हो उतना आपका रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ता है। प्रॉफिट कमाया 25 का, रिटेन बढ़ा सिर्फ 15 का, बीच का 10 कहां गया, शायद बीच वाला जो 10 रुपीज है वो आपने एज अ डिविडेंड बांट दिया होगा, शायद देखते हैं। अब MCQ इसके ऊपर देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट कैश फ्लो शुड इट रिपोर्ट एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने शेयर कितने के इशू किए, 40 के, तो वो ढूंढो, इशुएंस ऑफ शेयर 40, ये मुझे 40 मिला, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर 40। उसके अलावा मैंने क्या बोला, 25 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन रिटेन्ड से 15 से बढ़ा, मतलब 10 का डिविडेंड बांट दिया होगा आपने, तो 10 का डिविडेंड, मेरे ख्याल से ये वाला अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है मेरे को, जिसमें दोनों मेरे मैच कर रहे हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यस सर, तो इसका आंसर डी है, चेक कर ले एक बार, यस डी इज द करेक्ट आंसर इफ आई एम नॉट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी। A Limited also operates in travel industry and incurs cost evenly through the financial year. Advertisement cost of 40 lakhs were incurred on 1st July. जब भी आप खर्चा इंकर करोगे, जिस टाइम पे इंकर किया उस टाइम का वो खर्चा होता है। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 40 लाख इंकर किया 1 जुलाई 12 को, तो एक खर्चा भी 1 जुलाई 12 का होगा। स्टाफ बोनसेस आर पेड एट ईयर एंड बेस्ड ऑन सेल्स। स्टाफ बोनस एक्सपेक्टेड आर टू बी अराउंड 400 lakhs फॉर द ईयर, ऑफ दैट 60 lakhs वुड रिलेट टू द पीरियड एंडिंग 30 September 12। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या पूछता है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 2, व्हाट कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर 31 मार्च, सॉरी फॉर द क्वार्टर 30 सितंबर। क्वार्टर मतलब चालू कब से हुआ रहेगा, वो चालू हुआ रहेगा जुलाई से, जुलाई टू सितंबर में, बराबर। आपको देखना इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले 40 lakhs का जो आपने खर्चा किया है 1 जुलाई को किया है, तो वो सेकंड क्वार्टर में बैठ गया, तो एक तो एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए 40 lakhs का, तो इसमें ए और डी बचते हैं। अब उसके अलावा और क्या है, आपको स्टाफ बोनस बोला है पूरे साल का होगा 400, है ना। ऑफ दैट 60 वुड रिलेट टू द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर। खुद ही बोल रहा है कि सेकंड क्वार्टर का 60 है, तो जब वो खुद ही बोल रहा है कि सेकंड क्वार्टर का 60 है, तो सेकंड क्वार्टर का 60 ही मानना। ये मत बोलना पूरे साल का 400, तो पर क्वार्टर 100 होना चाहिए ना। कुछ नहीं बोलते तो आप ये समझ तो समझ में आता, जब डायरेक्टली बोला हुआ है उस क्वार्टर का 60 है तो 60 ही मानना। मतलब उस क्वार्टर में आप एडवर्टाइजमेंट बुक करोगे 40 का,
और आपको स्टाफ बोनस का एक्सपेंस बुक करना चाहिए 60 का। तो 40 और 60 मेरे को देखना है, तो मेरे ख्याल से मुझे बैठ रहा है डी वाला आंसर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 40 का, स्टाफ बोनस 60 का। चेक कर लेते हैं सर, डी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं सर। पॉइंट नंबर 3 बोलता है ए हैज स्पेंड 15 lakhs इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। नहीं सॉरी, ये वाला, ये थर्ड वाला है। An item of equipment was acquired by A Limited on its 1st April for 1 lakh, having a life of 10 years. कब एक्वायर किया? 1st April 11 में एक्वायर किया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओके, लाइफ कितनी? 10 years है, विद द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 0। ठीक है। असेट इज डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस। असेट वाज रीवैल्यूड एट 1 lakh 4 ऑन 31 मार्च 13। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रीवैल्यू करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन जाएगा पर्सपेक्टिवली। ठीक है। तो अगर मैं देखूं 31 मार्च 13 को आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट विल बी हाउ मच? आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट विल बी 1,04,000। आपको देखना इस साल मेरी लाइफ कितनी बची है। तो आपने खरीदा था 11 में, लाइफ 10 साल थी, बराबर। इसमें से आप 13 पे खड़े हो अभी, तो 2 साल बीत चुके हैं, तो लाइफ अभी मेरी 8 years ही बची है। तो फ्यूचर में आपका डेप्रिसिएशन विल बी हाउ मच? पहले आपका डेप्रिसिएशन वॉज 1 lakh डिवाइड बाय 10 years। फर्स्ट इट वॉज 10,000, नाउ इट विल बी हाउ मच? क्योंकि 2013 के बाद आपने रिवैल्यू किया, तो उसके बाद जो अगले साल आएगा 13-14, तब से आपका डेप्रिसिएशन विल बी 1 lakh 4 डिवाइड बाय 8 years। ये क्या ही टाइम पास सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। तो कितना रहेगा? 13,000। तो लेट्स चेक फॉर दिस। तो मेरे ख्याल से 10, 10, 13। अच्छा, 13 के 2 ऑप्शन है, आप देखो ध्यान से। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी 13 एंड एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ 3,000 मे बी मेड फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। Annual debt 13,000, however annual transfer from reval surplus to retained earnings is not permitted। अब आपको अगर ध्यान रहेगा तो जब आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। कंपनी चाहे तो, क्योंकि आप जब रिवैल्यू करते हो तो डेप ज्यादा आता है, पहले आपका डेप 10,000 आ रहा था, अब आपका डेप्रिसिएशन 13,000 आ रहा है, तो इट इज हायर बाय 3,000। तो आप चाहो तो ये एक्सेस अमाउंट रिवाइल सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हो। आप हर बार ये नहीं करोगे, बट ऑप्शन तो है आपके पास। तो इसलिए वर्ड क्या यूज किया है? मे बी मेड फ्रॉम रिवाइल सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, क्योंकि आपका डेप विल बी 13,000 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और आप चाहो तो एक्सेस 3,000 जो है वो चाहो तो सरप्लस से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हो, बराबर। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नॉट परमिटेड ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चेक कर ले, 3 का सी, ये सब 3 का सी आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या बोलता है? ए स्पेंट 15 lakhs इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 13। द डेवलपमेंट कॉस्ट वर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एज पर इंड एस होना चाहिए, ये इंड एस 38। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम दिस एक्सपेंस आर अलाउेबल इन फुल इन द ईयर ऑफ इंकरिंग द एक्सपेंस। ये अपन ने सेम एडजस्टमेंट इंडेक्स 12 वाले केस स्टडी में किया था यार, कि वो पूरा आपको बेनिफिट वगैरह मिल चुका है किसमें? टैक्सेशन के अंदर। टैक्स बेस में आपका क्या रहेगा फिर? टैक्स बेस नीली रहेगा ना, क्योंकि आपने पूरा एक्सपेंस क्लेम कर लिया। अब पूछा क्या इसको लेकर? टैक्स बेस पूछिए, तो कितना रहेगा? नील रहेगा, सिंपल। अब इसमें ना ज्ञान भी दिया हुआ है कि इंपेयरमेंट लॉस वगैरह इतना था। अरे बाबा, ये सब तब काम आएगा जब कैरिंग अमाउंट पूछता, टैक्स बेस पूछता, फिर डिफरेंस पूछता। वो पूछा ही नहीं है तुमको, तो काहे दिमाग लगा रहे हो? टैक्स बेस ही पूछा है सिर्फ। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, क्या मैं आगे बढ़ू? आगे बढ़ो सर। द कंपनी हैज इशूड प्रेफरेंस शेयर दैट आर रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। ठीक है, 3 months बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज प्रोबेबल दैट होल्डर्स वुड रिक्वायर रिडम्पशन। जब प्रेफरेंस शेयर आप इशू करते हो, रिडीमेबल है ना, या कन्वर्टेबल भी हो, जो भी हो, तो प्रेफरेंस शेयर के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है डिविडेंड वाला हिस्सा, और एक होता है आपका प्रिंसिपल का हिस्सा। अब ऑप्शन अगर होल्डर के पास है तो प्रिंसिपल भी एफएल होगा और डिविडेंड भी एफएल होगा। अब जब ये एफएल होता है ना, तो इसको नाम डिविडेंड नहीं बोलते, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। जब भी आप लायबिलिटी पे पेमेंट करते हो तो उसको डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट बोलना चाहिए आपको। आप बोलोगे सर प्रेफरेंस पे इंटरेस्ट, अरे उसका नाम डिविडेंड है, हरकतें इंटरेस्ट वाली है ना उसकी, क्योंकि पक्का पक्का देना है उसको। तुम समझ रहे हो? डिस्क्रिशनरी होता तो डिविडेंड बोलना चाहिए, कंपलसरी है तो इंटरेस्ट नाम से बोलने का उसको। ठीक है, ध्यान रखना। आप देखते क्या बोलता है। तो इसमें अपना कितना रहेगा? अमाउंट वगैरह कुछ है क्या अपने पास? ठीक है, देखते क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन फॉर एनुअल पेमेंट ऑफ 12,000। अच्छा, खुद ही बोला एनुअल पेमेंट 12,000 का है, तो भाई इंटरेस्ट बोलने का उसको। बाइफरकेशन क्या दिया पता नहीं, तुम समझे क्या? ठीक है, तो शायद बी ना, बी इज द, आपने क्या चूज किया? बी चूज किया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, ये वाली केस स्टडी ओवर। आई होप दिस वाज सिंपल। ठीक है, चलो अब आएगा मिक्स वाले। देखा तुमने मिक्स कैसे है? तो मिक्स में पता है कैसा होता है? इट इज नॉट नेसेसरी कि एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 2 विल बी रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1।
दे आर इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, बस सिर्फ केस स्टडी फॉर्म में लाने के लिए सबको एक ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना के एक सिंगल केस स्टडी में ले आते, बट दे आर इंडिपेंडेंट। तो इट इज पॉसिबल कि शायद आपको किसी केस स्टडी में ये 2 पॉइंट ना आते हो, बट फिर भी बाकी 3 आते हो, तो बाकी 3 के एमसीक्यू का बना सकते हो, तो दिस इज प्लस पॉइंट फॉर यू, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। केस नारो नंबर 2, ये भी आपकी एमटीपी मे 24 में है, ठीक है, ध्यान रखना। बड़े आगे क्या बोलता है सुन लो। सबसे पहले बढ़ने के पहले देख लो एमसीक्यू में क्या है तुम्हारे। विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑपरेशन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स मेटल्स, हाउ मच लाइबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड। ओके, कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी ऑफ लीज्ड मशीन, लीज को लेकर है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी रिड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, ये बेसिक होना चाहिए, बेसिक ईपीएस। What amount should be shown as an inflow in respect of earnings from associate in the statement of cash flow? Okay, cash flow statement में associate को लेकर क्या आएगा आगे? Amount of goodwill GBP arising upon acquisition of S Limited. ठीक है सर, देखते क्या बोलते हैं। सबसे पहले with respect to joint operation को लेकर है, देखते क्या बोलता है। You is engaged in the business of mining and many other industries and prepares its financial statements following Ind AS and follows April March as their financial year. During the year 12-13, the company has faced some issues. पहला, U लिमिटेड एंड F लिमिटेड पार्टनर्स ऑफ ए जॉइंट ऑपरेशन। वो थोड़े थोड़े ना, कभी कभी वो आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगी, उसके लिए माफ कर देना है, पहले एडिशन है तो छोटी मोटी वो हो ही रहेगी, क्लरिकल एरर्स ध्यान रखना, ठीक है। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रेशियस मेटल्स, द एंटिटी यूज्ड अ जॉइंटली ओन्ड ड्रिलिंग प्लांट इन इट्स ऑपरेशंस। ड्यूरिंग द ईयर 31 March, an inspection was conducted by the government authorities in the mining fields. Inspection authorities concluded that adequate safety measures were not followed. As a consequence, they filed penalty of 50 crores. तो 50 करोड़ की पेनल्टी आप पे लग गई। ओके, द लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी असेस दैट द डिमांड एंड ओपाइन दैट अपील्स दैट मे नॉट बी यूजफुल। मतलब भाई तुम जो अपील वगैरह कर भी लोगे इसके अगेंस्ट कोई काम की नहीं है, क्योंकि तुमको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये आपके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और जब भी कोई चीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है और पक्का पक्का देना है तो आप लाइबिलिटी बना दो उसकी, या प्रोविजन बना दो उसका। अब देखते हैं अपन ने इन्होंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर सर्टन है टाइमिंग और अमाउंट दोनों सर्टन है तो लाइबिलिटी, अगर दोनों में से एक भी अनसर्टन है ना, जैसे पता है अमाउंट है 50 लेकिन टाइमिंग कब भरना है वो नहीं पता, तो प्रोविजन बनेगा उस केस में, ठीक है। आगे, आउट ऑफ 50 करोड़ टू बी पेड बाय यू, 30 करोड़ विल बी रीएम्बर्स्ड बाय एफ as per the terms of the joint operation agreement. At the year end, actual reimbursement was not received. तो reimbursement तो मिला नहीं, ठीक है। तो reimbursement नहीं मिला तो मैक्स टू मैक्स आप उसको कंटिजेंट असेट की तरह दिखा सकते हो, मैक्स टू मैक्स, वो भी वर्चुअली सर्टन रहेगा। तो मतलब आपको पता है कि इट इज मोर प्रोबेबल देन नॉट, तो आप कंटिजेंट असेट दिखा देना। क्या हम नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं क्या? नहीं, प्रोविजन अलग और ये अलग, ठीक है। क्योंकि ये देखो इसमें आप रीएम्बर्समेंट लगा के बोल सकते थे रीएम्बर्समेंट असेट बुक करो, लेकिन क्या आपको रीएम्बर्समेंट मिला? नहीं, एक्सपेक्टेड था, मिला नहीं है, तो ये कंटिजेंट असेट हो सकता है मैक्सिमम। देखते हैं पूछता क्या है इसको लेकर। अपने को बोलता है अच्छा इसमें लाइबिलिटी तो ऑप्शन ही नहीं, या तो प्रोविजन या फिर कंटिजेंट लाइबिलिटी, नॉर्मल लाइबिलिटी का ऑप्शन ही नहीं है। पहला बोलता है प्रोविजन फॉर 20, रॉन्ग। कंटिजेंट लाइबिलिटी 50, वो भी गलत, क्योंकि सर्टन है पे करना, ऑब्लिगेशन है तो 50 का पूरा प्रोविजन बनना चाहिए। प्रोविजन फॉर 30, ये भी गलत है, प्रोविजन फॉर 50 CR मेरे ख्याल से बनेगा। और वो जो रीएम्बर्समेंट है इसका 30 का, ये 30 का आप बुक करते तो भी कंटिजेंट असेट बुक करते हैं, क्योंकि वर्चुअली सर्टन लग नहीं रहा है फिलहाल के लिए तो। बट आपको पता है ना, व्हेन एवर अमाउंट इज रिसीवेबल एंड इट इज मोर प्रोबेबल देन नॉट, मतलब मोर देन 50% चांस से पैसा आ जाएगा, तो आप उसको कंटिजेंट असेट दिखा सकते हो, और एकदम वर्चुअली सर्टन है तो रीएम्बर्समेंट असेट की तरह दिखा सकते थे। एनीवेज, तो प्रोविजन 50 CR इज द करेक्ट आंसर। आगे, ऑन 1 April यू लीज्ड अ मशीन फ्रॉम डी, तो यू कौन हो गया? यू हो गया लेसी, और डी कौन हो गया? डी हो गया लेसोर, ठीक है। द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन वाज 8 years. इफ द मशीन ब्रेक्स डाउन अंडर द टर्म्स, डी वुड बी रिक्वायर्ड टू रिपेयर द मशीन। डी अग्रीड to allow you to use the machine for first 6 months of the lease without payment of any rental as an incentive to you to sign the lease agreement. After the initial period, lease rentals were 2 lakh payable in 6 monthly arrears, मतलब आपको every 6 month पे करना है 2.10 lakhs, ठीक है। The first payment falling due on 31st March. अब हुआ क्या सुनो, 3 साल के लिए आपने लीज पे लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? डी अग्रीड टू अलाउ यू टू यूज द मशीन फॉर फर्स्ट 6 months विदाउट एनी पेमेंट एज अ इंसेंटिव। मतलब अगर 3 साल में अगर आप देखो तो आपको हाफ ईयरली पेमेंट करना था ना, 6 मंथली हाफ ईयरली, तो कितने पेमेंट करने टोटल? तो अगर आप देखोगे तो आपको 3 साल में 6 हाफ ईयरली आएंगे, तो 6 पेमेंट्स करने हैं। 6 में से आपको एक उसने माफ कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट वाला इज माफ, तो कितने पेमेंट करोगे आप? 5 पेमेंट करोगे, 5 × 2 लाख 10,000।
बड़े टोटल पेमेंट कितना आएगा, टोटल पेमेंट जो भी आएगा, बट अपन तो जब अगर लेसी के बुक्स में पूछा है तो अपन क्या बुक करते हो, ROU टू लीज लाइबिलिटी बुक करते हैं, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स जो भी है, ठीक है। द फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 मार्च 13। अब पूछा गया एमसीक्यू इसका, ये देखना, कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी ऑफ लीज मशीन फ्रॉम डी, कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी। अब सबसे पहले ऑफ मशीन लीज्ड फ्रॉम डी, ठीक है, तो किसके बुक्स में पूछ रहा है, अगर लाइबिलिटी पूछा है तो लाइबिलिटी तो ये किसके बुक्स में पूछेगा, लाइबिलिटी पूछना चाहे तो ये सिर्फ और सिर्फ यू के बुक्स में पूछेगा, क्योंकि डी के लिए तो ये रिसीवेबल होगा ना, असेट होगा ये, ठीक है, तो यू के बुक्स में पूछा, यू तो लेसी था। अब आपको एक बात बताऊं, ये पूरा एमसीक्यू गलत है, जहां से भी छापा है गलत छापा है। क्यों, अगर इनको ये पूछना होता करंट लाइबिलिटी, तो एक्चुअली करंट नहीं, इनको पूछना चाहिए लीज लाइबिलिटी कितनी है। हाँ, लीज लाइबिलिटी का करंट पोर्शन कितना है वो पूछते तो अलग होता बात, बट ये निकालने के लिए आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, जो कि आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। अब जब आप इसका आंसर देखोगे ना, इन्होंने पता है कैसे आंसर किया है, 2 वाले का आंसर देखना, इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ 116 लीजेस द लीज ऑफ द मशीन इज एन ऑपरेटिंग लीज। मुझे एक बात बताओ, है ना, एज द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद डी, ओके। अब ये ऑपरेटिंग फाइनेंस की बात तो डी के बुक्स में आती है ना, लेसर है वो, लेसी के लिए तो हम ऑपरेटिंग फाइनेंस कभी खेलते ही नहीं है ना, लेसी तो एक ही चीज बोलता है, ROU टू लीज लाइबिलिटी। अब आप ये बोल सकते हो शायद डी के बुक्स में पूछा होगा, अगर डी के बुक्स में पूछता तो उनको वर्ड यूज करना चाहिए था कि करंट असेट बताओ इन द बुक्स ऑफ डी, बराबर। तो ये एमसीक्यू ही गलत है, इसको मत पढ़ना, ये पूरा राम कथा आपने क्यों पढ़ा, ताकि बता सको गलत है, तुम समझे क्या। अगर मेरे को इसको ठीक भी करना हुआ, ये मुझे इसको ठीक भी करना हुआ तो कैसे ठीक कर सकता हूं, सुन लो, कैलकुलेट द करंट असेट फ्रॉम डी, नहीं, इन द बुक्स ऑफ डी। अब आप कह सकते हो हाँ डी तो लेसोर है, लेसोर के लिए इट कैन बी ऑपरेटिंग, इट कैन बी फाइनेंस। अब अगर इसके लिए ऑपरेटिंग लीज है, अगर इसके लिए ऑपरेटिंग लीज है तो फिर वो क्या करेगा, वो जो भी रेंटल्स है वो बुक करेगा डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो अब इसमें भी एक कंसेप्ट है कि जो भी आपके रेंटल्स है, सपोज आपके रेंटल्स कितने हैं 2,10,000, आपको 5 पेमेंट मिलेगा, है ना, तो कितना आएगा 2,10,000 इंटू 5 कितना आएगा 10.5 लाख। बट भले आपको 5 पेमेंट मिला है, बट ये रेंटल आपके 3 साल के हैं, तो आप SLM बेस फॉलो करते हो कि भले ही आपके रेंटल मिल किसी और रेशियो में रहे, लेकिन आप जब बुक करोगे पीएनएल में तो आप इक्वल रेशियो में बुक करोगे। तो आप बुक कितना करोगे हर साल, तो 10.5 डिवाइड बाय 3, 3.5 लाख। अब आप ध्यान से देखोगे ना, एकदम ध्यान से देखोगे तो वो क्या बोलता है कि आप जब एंट्री मारोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप बोलोगे आपको मिला सिर्फ 2.1 लाख उस साल में, बोला हुआ है ना कि आपको मिला सिर्फ 2.1 लाख ही है, बराबर। लेकिन आपकी इनकम कितनी है एज पर SLM बेसिस ऑफ लीज रेंट 3.5 लाख, तो बाकी आप एक डेबिट साइड में रिसीवेबल करके शो करोगे, एक करंट असेट की तरह एक रिसीवेबल करके शो करोगे 1.4 लाख। अब ये 1.4 लाख कब मिलेगा आपको, तो इसमें पूछा है करंट पोर्शन बताओ, तो है ना, अगर आप अभी पूरा चार्ट बनाओगे SLM का, तो इसमें से आपको ऐसा मान लो ये 1.4 लाख रिमेनिंग 4 इंस्टॉलमेंट में रिकवर होएगा। रिमेनिंग कितने इंस्टॉलमेंट में, रिमेनिंग देखो 5 में से एक तो आपको आज मिल गई, तो ये 1.4 लाख जो रिसीवेबल है वो रिमेनिंग 4 में रिसीवेबल होएगा, तुम समझ रहे हो। तो इसमें से 2 इंस्टॉलमेंट अगले साल आएगी, 2 इंस्टॉलमेंट उसके अगले साल आएगी, तो जो 2 इंस्टॉलमेंट अगले साल आएगी उसका अगर आप प्रोपोर्शन देखोगे, फॉर एग्जांपल ये 1.4 लाख में से 35, 35, 35, 35 आप चारों पेमेंट में रिकवर करोगे, तो ये जो नेक्स्ट ईयर में आप रिकवर करने वाले हो ये आपके करंट पोर्शन में आएगा, और ये जो आप उसके अगले साल रिकवर करने वाले हो ये आपके नॉन करंट पोर्शन में आएगा। तो 70,000 वुड बी द करेक्ट आंसर, बट प्रोवाइडेड ये एमसीक्यू पूरा चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भी शायद ए वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है और ज्ञान दिया हुआ है। अब तुम ये ज्ञान पढ़ोगे तुमको समझ आ जाएगा, ऐसा है वो। आपको शायद अगर ये ना भी समझे कि ये कैसे 70 कैसे आया आपका करंट में, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, चलो ये ईयर 1 की एंट्री है ना, ईयर 2 की एंट्री देखो, ईयर 2 में आपको पैसा कितना आएगा, आपको 2.1 लाख के 2 रिसीव होंगे रेंटल, तो 4.2 लाख का रेंटल आएगा आपको, बट आप पीएनएल में कितना बुक करोगे, सिर्फ 3.5 लाख, तो बाकी आप क्या रिवर्स करोगे, जो रिसीवेबल है वो रिवर्स करोगे ना, तो 70 का आपका रिसीवेबल रिवर्स हुआ ईयर 2 में, तुम समझे, इसलिए यही 70 से आपका करंट में गया, क्योंकि बाकी 70 ईयर 3 में रिवर्स होएगा। मेरे ख्याल से मेरे एंट्री देने से आपको क्लैरिटी आती है। आइडियली ये पूरा डिस्कशन मुझे करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू रॉन्ग है, बट स्टिल मुझे लगता है इन लोगों का भरोसा नहीं, वो
अगर कुछ कांड वगैरह कर दिया तो तुम संभाल लेना भाई, चेंज करके पूछा तो। क्लियर? ठीक है। तुम्हें ना ये पूरे एमसीक्यू वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगा। तुम बोलोगे ना केस स्टडी ला कहाँ से रहे ये, इनका सोर्स मेरे को पता है, ठीक है, बट जब मैं सोर्स बताऊंगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वहाँ जाके वो सारे केस स्टडी करो, बट आपको सोर्स पता होगा, कभी किसी का बहुत समय तो देख सकता है जाके। हाँ ये मैं बोला सर आप ही करा दो वो सारे, मैं आपको सोर्स बता दूंगा ताकि यू नो फ्रॉम वेयर दे आर आस्किंग सच थिंग्स। ओके एनीवे चलो आ जाओ, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में भूल गया तो कमेंट में पूछ लेना नहीं नहीं भूलूंगा नहीं, याद दिला दूंगा। सुन लो आगे, तो ये आपका एमसीक्यू होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। काफी डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर, आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, यू लिमिटेड इशूड 10,09% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, तुमको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अगर डिविडेंड आपने डिक्लेयर नहीं भी किया तो भी आप उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस करोगे, मतलब अक्रूवल बेसिस पर आप माइनस करते हो बेसिकली। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है आप कैश बेसिस पे प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हो। आगे, द कंपनी हैज अरियर्स ऑफ 15 करोड़ ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इट इंक्लूड्स करंट ईयर अरियर्स ऑफ 1.5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, करोड़ 1.5 करोड़। द कंपनी डिड नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर, को डिक्लेयर नहीं किया है, बट क्योंकि प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है तो आपका जितना भी करंट का डिविडेंड है वो आपको माइनस करना ही पड़ेगा प्रॉफिट में से, ठीक है। अब देखो एमसीक्यू क्या बोलता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी रिड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस। जब बेसिक ईपीएस निकालोगे तो क्यूमुलेटिव है ना, तो डिक्लेयर करो ना करो करंट का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, तो आप 1.75 जो है माइनस करोगे, सिर्फ करंट ईयर का, तो 1.75 माइनस करोगे, तो थर्ड का आंसर है बी, तो थर्ड का आंसर है बी। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो सर, आगे ऑन जनवरी 13, जो भी एल आई लिमिटेड, जो भी है, मैंने क्या रॉन्ग लिखा, जो यू लिमिटेड बराबर, यू लिमिटेड एक्वायर्ड 30% ऑफ शेयर्स ऑफ टी, द इन्वेस्टमेंट वाज अकाउंटेड एज एन एसोसिएट। ओके एसोसिएट है, बोथ यू एंड टी हैव एन अकाउंटिंग ईयर एंड 31st March, यू हैज नो अदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर in T Limited's income statement was 0.023 CR. It declared and paid dividend of 0.1 CR. No other dividends were paid during the year. अब इसके MCQ देखो क्या बोलता है. What will be the cash flow? What will be shown as an inflow in respect of earnings from associate in the statement of cash flow? अब अगर आप कैश फ्लो की बात करो ना, कैश फ्लो में आर वी कंसर्न विद अक्रूड इनकम? नो, हम देखते हैं रोकड़ा कितना मिला ये बता। अब एसोसिएट के नाम के दो इनकम है, एक तो जो उसने अक्रूड बेसिस पर अर्न की, इसमें अपन एज पर इंडेक्स 20 अपना हिस्सा रिकॉर्ड करते हैं, और एक है डिविडेंड जो उसने बकायदा डिक्लेयर करके पे की और उतनी वैल्यू से मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, ठीक है। ये तो अक्रूवल बेसिस की बात हुई। जब आप कैश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो एसोसिएट ने कितना कमाया उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, कितना बांटा और उसमें से हमको कितना मिला उससे फर्क पड़ता है। तो 0.1 बांटा, ये रियल में कैश फ्लो इंपैक्ट करेगा ना, आपका कैश फ्लो कौन सा अमाउंट इंपैक्ट करेगा, सिर्फ 0.1, बट इसका आपको सिर्फ 30% मिला होगा बिकॉज एसोसिएट है, तो कितना आएगा 0.03 CR विल बी द आंसर मेरे ख्याल से, तो 0.03 CR, ये ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, अच्छा एमसीक्यू है ये। आगे नेक्स्ट पॉइंट, on 1st Jan 13 you also acquired a 60% stake in S. The cash consideration payable was rupees 1 CR to be paid immediately and 1.2 CR paid after 2 years. एक काम करो, पहले लिख लेते फटाफट से, आपने पीसी कितना दिया, पीसी आपने 60% के लिए दिया 1 CR कैश इमीडिएटली, उसके अलावा आपने डेफर्ड, ये 2 साल के बाद दोगे तो डेफर्ड कंसिडरेशन है 1.2 CR के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 10%, 2 साल से डिस्काउंट करो उसको, तो डेफर्ड कंसिडरेशन आपका होगा 1.21 डिवाइड बाय 1.10 रेस टू 2, तुम समझे, कैलसी पे करो डायरेक्टली, तो मेरे ख्याल से उसका भी आंसर आपका 1 ही आता है। डेफर्ड कंसिडरेशन को आप कौन से वैल्यू पे बुक करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ना, निकालो ना, 1.21 डिवाइड बाय 1.10 रेस टू 2 आएगा आपको सेम आंसर। तो ये आपके 60% का पीसी हो गया, कितना हो गया 2 CR। उसके अलावा क्या बोलता है, उसके अलावा बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज 3, एनसीआई इज मेजर्ड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, मतलब एनसीआई पीएसएनए पे, तो आप बोलो एनसीआई 40% ऐड करना है पीएसएनए के हिसाब से, तो पीएसएनए पे मतलब 3 CR जो आईएनए है उसका 40%, दैट विल बी 1.2 CR, माइनस कर देना आईएनए, आईएनए 3 CR है, माइनस कर दो, मिलेगा आपको आंसर 0.2 CR का पॉजिटिव आया तो गुडविल है, खत्म कहानी, तो गुडविल आएगा 20 लाख का, सी, फिफ्थ का आंसर है सी, फोर्थ का भी सी और फिफ्थ का भी सी। क्लियर? यस सर। ये आपकी केस स्टडी नंबर 2 के जिसमें अगेन मिक्स ऑफ मल्टीपल इंडेक्स है। केस स्टडी नंबर 3, अगेन एमटीपी, वो जो May 24 जो भी है, March 24 May 24 जो बोलना है बोलो, उसके अंदर ये भी है,
ठीक है, ये भी सिंपल, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। फटाफट से देखते हैं पहले क्वेश्चन कौन से। विथ रिस्पेक्ट टू एच, स्टेट वेदर एरर शुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नाउ रेक्टिफाइड। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज देयर एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले ज्ञान दिया हुआ है कि मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, पैसा ही पैसा होगा, अंबानी वाली कंपनी है। ठीक है, आगे आओ। काम की बात करो ना सर, इतना फालतू ज्ञान देते ना, फालतू ज्ञान निकालेंगे तो क्वेश्चन बड़ा छोटा बनेगा। H is one of the recently acquired Indian subsidiary. It adopted Ind AS for first time in 31st March 14 with 1st April 12 as the date of transition. मतलब ये Ind AS 101 पे। तो बेसिकली होता क्या है, जब आपको जिस साल में Ind AS एप्लीकेबल हुआ, ये आपका करंट ईयर बन जाता है, फिर आप बनाते हो प्रीवियस ईयर, और जब आप पहली बार Ind AS लगा रहे हो तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी देनी होती है, दैट इज अ डे वन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का डे वन निकालोगे तो आएगा 1st April 12। सिंपल, ये तब समझेगा जब 101 पड़ा हुआ है। आगे, एज अ 31st March 12 द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल वॉज इनकरेक्टली रिपोर्टेड ड्यू टू एन एरर। अब सिंपल सी बात है, जब एरर होता है तो कब का एरर है? क्या ये प्रीवियस ईयर का एरर है? नहीं, ये प्रीवियस ईयर के पहले का एरर है। तो प्रीवियस ईयर के पहले के जो एरर्स है वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट करोगे, मतलब इस केस में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाले बैलेंस शीट में एडजस्ट करोगे आप। अब यही पूछा हुआ आपको, विद रिस्पेक्ट टू एच, स्टेट व्हेन द एरर, वेदर द एरर शुड बी रिपोर्टेड इन Ind AS एंड नाउ नहीं, हाउ टू रेक्टिफाई इट शुड बी हाउ टू रेक्टिफाई इट। अब इसमें क्या बोला है, एच शाल रिपोर्ट द इंपैक्ट एज एन करेक्शन फॉर द ईयर एंड 31st March 13। नहीं, ये तो नहीं लग रहा मुझे। द करेक्शन शाल बी रिफ्लेक्टेड इन द रिकंसिलिएशन 31st March 13 पे नहीं, 13-14 में नहीं। मैंने क्या बोला, 1st April 12 वाले बैलेंस शीट में एडजस्ट होएगा, तो मुझे डी आंसर लग रहा है। बराबर जाके चेक करोगे तो फर्स्ट का आंसर डी है, खत्म कहानी। क्लियर? अच्छा, सेकंड वाला, जी इज ऑल्सो एन एंगेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है। इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, परफॉर्म एन इंस्टॉलेशन सर्विस, प्रोवाइड अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट्स ऑनलाइन एंड टेलीफोन। क्या क्या दे रहा है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस दे रहा है, इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा है, फ्री में अपडेट्स देगा और टेक्निकल सपोर्ट देगा। 4 चीजें दे रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमको ये देखना होता है कि ये सिंगल पीओ है, मतलब भले ही मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सिंगल है या मल्टीपल है। अब अगर ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो ये अलग अलग ऑब्लिगेशन माने जाएंगे, बट अगर ये सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है तो ये सिंगल ऑब्लिगेशन होगा। उसके लिए आगे की इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। जी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। वो बोलता है कि ये नॉर्मली सेपरेटली बेचते हैं इन लोग। आगे, इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर। इंस्टॉलेशन सर्विस इज रूटीनली परफॉर्म बाय अदर एंटिटीज, मतलब ये इंस्टॉलेशन आप किसी और से भी खरीद सकते थे। एंड डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। मतलब ये टेक्निकल सपोर्ट भी अलग से मिलता है, अपडेट्स भी अलग से मिलता है, सब अलग से मिलता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब इसके टोटल 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। यही आपका एमसीक्यू है। देयर आर हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट? तो देयर आर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। सिंपल, मजा आ गया सर। तो ये 115 के ऊपर था सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट, जी सेल्स एट 20% इंटरेस्ट इन होली ओन सब्सिडी टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स फॉर 100 lakhs इन कैश। अब आपने 20% बेचा ऑफ ए होली ओन सब्सिडरी, तो इसको बोलते हैं डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। डिस्पोज तो क्या, लेकिन कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका स्टेक कम होगा, एनसीए का स्टेक बढ़ेगा। कितने बेचा? 100 में। तो एंट्री पता है क्या कैसे बनती है? आप बोलते हो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 100 lakhs। उसके अलावा क्या बढ़ता है? क्योंकि आपने बेचा, आपका स्टेक कम, एनसीआई का स्टेक बढ़ेगा, 20% से एनसीआई बढ़ेगा। अब एनसीआई कैसे निकालोगे? तो एनसीआई कौन से कंपनी में? के अंदर है, सब्सिडरी में एनसीआई है। सब्सिडरी में 20% एनसीआई जनरेट हो रहा है, तो उस समय के की वैल्यू देखो, नेट असेट्स है 300 इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 65। तो अगर आपको एनसीआई की फेयर वैल्यू चाहिए तो किस कंपनी में एनसीआई है? ये जो के लिमिटेड सब्सिडरी में 20% एनसीआई जनरेट हो रहा है। किसी भी कंपनी का नेट एसेट और गुडविल जोड़ोगे तो उस कंपनी की फेयर वैल्यू मिल जाती है। ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी इंक्लूडिंग गुडविल है, ये ऑलरेडी इंक्लूडिंग गुडविल है। ठीक है, तो अगर आप 300 का 20% लोगे तो आपको एनसीआई की वैल्यू मिलेगी 60। ये सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी कराया भी है क्लास के अंदर मैंने। अब जब एनसीआई कम ज्यादा होता है तो डिफरेंस आपका जाएगा कंसो अदर इक्विटी में 40 lakhs। तो ये क्योंकि क्रेडिट साइड में तो गेन जैसा हो गया आपके लिए, बट एक गेन पीएनएल में नहीं, कंसो अदर इक्विटी बुक होना चाहिए। देखते क्या बोलता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन सेल। तो मेरे ख्याल से गेन का अमाउंट कितना है? 40 ना, 40। डी, 3 का डी आंसर है। यस, तो ये तीनों केस स्टडी जो मल्टीपल इंडेक्स इन्वॉल्व करती है, खत्म। उसके बाद आरटीपीज एमटीपीज की केस स्टडीज। मैंने क्या बताया, जो एमटीपी आपकी 24 की है वो तो तीनों केस स्टडी है, तीनों केस स्टडी ऊपर आपने कवर कर ली, वो खत्म हो गई। आरटीपी की जो केस स्टडी है उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। कहां मिलेगा? आरटीपी May 24 सर्च करो, इसमें 2 केस स्टडी है, मैंने दोनों डिस्कस किए उसके अंदर। ठीक है, तो आपको सर्च करोगे मिल जाएगा।
ठीक है, 2 केस स्टडी आरटीपी के अंदर, तो वो दोनों मैंने डिस्कस किए, खत्म हो गया आपका ये। तो टोटल अगेन कितनी की स्टडीज थी बताई थी मैंने, 10 आईसीआई की थी वो कर ली, 2 आरटीपी की थी वो करा चुका, 3 एमटीपी की थी वो ऑलरेडी 10 में कवर हो गई। ठीक है, अब सर आपने एक बात बोली थी हमको, वो आप हमको सोर्स बताने वाले थे, कहां से पूछ रहे हैं। आपको पता है जैसे आपके अभी आईबीएस है, वैसे पहले इलेक्टिव्स होते थे, आपको चूज करने बोलते थे, काफी लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। आपको है ना एक पेपर था जीएफआरएस, है ना, तो उसमें उसमें उन लोग मतलब तभी जीएफआरएस मतलब जो भी आपके आईएफआरएस है उसके ऊपर एक, अगर आपको चूज करना तो चूज कर सकते हो वो वाला इलेक्टिव पेपर। पहले ऑप्शन थे ना इलेक्टिव चूज करने के, अभी नहीं है, तो पहले ऑप्शन थे। तो अगर आप वो वाला इलेक्टिव चूज करते थे ना, उसमें बेसिकली आपके इंड एएस, आईएफआरएस, यूएस गैप, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए था। मोस्टली इंडेक्स के ऊपर ही पूछते थे। तो उसमें इन्होंने ना केस स्टडी डाइजेस्ट निकाली थी, जिसमें बड़ी बड़ी केस स्टडी थी, 400 पेज की वो डाइजेस्ट है, 400 450 पेज की, आईसीआई की वेबसाइट पे आज भी अवेलेबल है वो शायद, है ना, मिल जाएगी। उसमें से उठा उठा के पूछ रहे हैं, उसमें से उठा उठा के केस स्टडी बना रहे हैं मोस्टली, मतलब आप समझ लो 50 60 70% केस स्टडी से वहां से बन रही है। तो सर जाके वो करे क्या, मैं वापस से बोलूंगा, आपको ये देखना समय है कि आपके पास, जहां तक मुझे लगता है समय के कंस्ट्रेंट पे आप चल रहे हो, तो जितने आपके फिलहाल एफआर के सिलेबस में डाली है वो कर लो। मैं ये नहीं बोला जितना अपन नहीं कि उसमें से ही आएगा, मैं बोल रहा हूं इन लोगों ने इसमें से उठा के तीसरी केस स्टडी भी पूछ ली, कुछ भी पूछ लिया, आप अगर कंसेप्चुअली क्लियर हो तो आप सॉल्व कर लोगे ना यार। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आर कवरिंग, इट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज यू हैव। क्वालिटी है तो आपको आ जाएगी, तुम समझ रहे हो क्या, तो ध्यान रखना। तो बाय चांस किसी का अटेम्प्ट बहुत लेट है, पहले देख रहा है, कभी करना है तो उठा के कर सकते हो। अच्छा मुझे मत परेशान करना प्लीज, हाँ, कि ये भी आप ही करवा दो, पेपर भी मैं दे दूं क्या, वाह सर दे दो, मजा आ जाएगा सर। ठीक है, बट आई जस्ट वांटेड यू टू नो द सोर्स ऑफ इट। ठीक है, तो वो के जीएफआरएस में भी एमटीपीज निकलती थी, पास पेपर्स होते थे, वहां से उठा उठा के बनाते रहेंगे। मुझे लगता है अगले 2-3 साल का उनका पास डेटा है जो हम लोग बना के पूछने वाले केस स्टडीज। ठीक है, तो ध्यान रखना, टाइम है तो कर लेना हो, बट ठीक है, तुम जानते हो टाइम तो नहीं है ना सर। ठीक है, तो जितना एटलीस्ट इतना क्या उतना कर लेना अपना। आपको देखो, आप अगर देखोगे ना केस स्टडी कैसे पूछ रहे, आप देखोगे तो क्वेश्चन कहां से उठा रहे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में वहां से उठा उठा के बना बना के पूछ रहे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मोस्टली मैंने केस सिनेरियो बेस्ड पे वर्क किया है। अगर आपके कुछ क्वेरीज वगैरह इंडिविजुअल एमसीक्यूज को लेकर, तो है ना, कुछ कुछ इंडिविजुअल एमसीक्यूज में आईसीआई के आंसर गलत है कुछ कुछ में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूं, नहीं भी बनाऊं तो आप कंसेप्चुअली क्लियर हो, आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि एटलीस्ट मैं केस सिनेरियो वाले यहाँ इस वीडियो में कवर कर लूं। इंडिविजुअल का मैं कोशिश करूंगा, समय मिला तो उसका भी डिस्कशन ले आऊंगा, समय मिला तो। ठीक है, बट वो आप कर लोगे तो भी ठीक है, अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो एटलीस्ट केस सिनेरियो वाले कर लेना। ठीक है, चलो, सो आप दिस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर यहां तक देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगा, एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, है ना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा बच्चे मैं कैटर करूंगा उतना मुझे अच्छा लगेगा, है ना, उतना मुझे और आपके लिए डालने का मन करेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये एमसीक्यू बुकलेट टेलीग्राम चैनल पे वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसी बात पे सेशन करते रैप अप। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।